हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड की इंग्लिश चैनल बुक, जिसमें फर्स्ट यूनिट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड यूनिट विद ए सेक्शन विच इज अ ब्यूटिफुल पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज मिस्ड। मिस्ड मतलब खो गया या चूक गया। क्या चूक गया वो हम पढ़ेंगे इस पोएम में। नाउ दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय P.G. Wodehouse and let's begin. So first we'll know the poet. P.G. Wodehouse was an English comic novelist, short story writer, lyricist and playwright with many popular novels, stories and poems to his credit. क्या लिखा है? जो P.G. Wodehouse थे वो एक इंग्लिश कॉमिक नॉवलिस्ट थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, लिरिसिस्ट भी थे, मतलब वो लिरिक्स लिखते थे, प्लेज लिखते थे, और काफ़ी सारी उन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं, स्टोरीज लिखी हैं और पोम्स भी लिखी हैं। The Jeeves and Wooster stories are the most famous amongst them. अब जैसे हर राइटर की कुछ the most famous stories होती हैं, उनमें इनकी हैं the Jeeves and the Wooster stories. Now we are going to start with the poem. Before I start the poem, I have to tell you that sometimes it happens that हमारा दिन बहुत अच्छा start होता है. We are all set, we are all ready. हम बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं, हमें ऐसा लगता है वी आर एट टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड सडनली समथिंग हैपन्स और हमें लगता है ओ माय गॉड, ये धरती फट क्यों नहीं जाती, मैं इसमें समा क्यों नहीं जाता, या ओ नो व्हाई डिड आई डू इट, काश मैं थोड़ा रिवाइंड कर पाता और ये जो मैंने एक मिस्टेक की इसको नहीं करता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं या नहीं होती है? समथिंग लाइक दैट हैज़ हैपेंड हियर इन द पोएम एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। The sun in the heavens was beaming. The breeze bore an odor of hay. My flannels were spotless and gleaming. My heart was unclouded and gay. Now here the writer, the poet is saying that the sun in the heavens, मतलब heavens में यहाँ का मतलब है sky में, तो जो ऊपर जो sun है it was beaming. Beaming मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश था, it was smiling. The breeze bore an odor of hay. और जो ब्रीज, जो हवा चल रही थी, उसमें ओडर का मतलब क्या होता है? फ्रेग्रेंस, स्मेल। उसमें किस तरह की खुशबू थी? जो सूखी घास होती है, हे होती है, हे का मतलब क्या होता है? ड्राई ग्रास ऑफ व्हीट और राइस। तो धान की खुशबू आ रही थी उसमें से। My flannels were spotless and gleaming. My flannels मतलब क्या होता है? जो क्रिकेटर्स होते हैं वो लोग वाइट ट्राउजर्स और वाइट टी शर्ट पहनते हैं, एंड वो बहुत लाइट क्लोथ का होता है ताकि उनको ज़्यादा स्वेट ना हो और वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहे। तो फ्लैनल्स उसी को कहते हैं, जो आपके लाइट क्लोथ से बने हुए जो ट्राउजर्स होते हैं। सो उनके जो फ्लैनल्स थे वो स्पॉटलेस थे, मतलब इट वॉज एब्सोल्यूट वाइट, एंड ग्लीमिंग मतलब इट वॉज शाइनिंग। My heart was unclouded and gay. और मेरा जो हार्ट था, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था, इतना अच्छा एम्बियंस था, तो मेरा जो हार्ट था इट वॉज अनक्लाउडेड। अनक्लाउडेड का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी वरी, कोई परेशानी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। एंड गे का मतलब होता है वेरी हैप्पी। सो द सन वॉज देयर, इट वॉज शाइनिंग, और ब्रीज जो थी मतलब बहुत अच्छी सी खुशबू वाली हवा चल रही थी, और उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो एकदम स्पॉटलेस थे, चमक रहे थे, और उनका जो हार्ट था वो एक्सट्रीमली हैप्पी था, विदाउट एनी वरी। द लेडीज ऑल गेली अपैरल्ड sat round looking on at the match. In the treetops the dicky birds caroled, all was peace till I bungled the catch. The ladies all gaily apparelled. तो जितनी भी लेडीज़ थी वहाँ, काफ़ी सारी फीमेल्स आई हुई थी, they were all gaily appeared. gaily apparelled मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली they were dressed. apparel का मतलब होता है कपड़े, ड्रेस। तो they were all gaily is like happily dressed, beautifully dressed. Sat round looking on at the match. और वो सब जो थे, ऑडियंस जैसे स्टेडियम में बैठ जाते हैं, तो वैसे सब लोग बैठे हुए थे, and they were looking at the match. In the treetops, the dicky birds caroled. और पेड़ों पे जो चिड़िया थी वो भी जो था, ऐसा लग रहा था they were singing because they were happy as well. All was peace. सब कुछ एकदम परफेक्ट था, शांत था, काम था, till I bungled that catch. Till I bungled मतलब spoil something by working clumsily. मतलब आपका ध्यान नहीं हो या आपने गलती से कुछ जब गलत कर दिया होता है
तो उसको बोलते हैं bungled। तो एक कैच था जो बहुत इजी था और वो बस इजीली कैच हो जाता, बट आई bungled that catch, I was not able to catch it। So here explanation, let's see the explanation। The first stanza describes the general atmosphere. It was a pleasant sunny day with gentle breeze blowing. The poet was playing cricket perfectly dressed up with light cloth trousers. He was in a happy mood. वो बहुत खुश था। There were many well-dressed ladies watching the match. काफ़ी well-dressed ladies आई हुई थी जो कि मैच देखने आई थी। Even the birds in the trees seemed to be singing happily। ऐसा लग रहा था birds भी happy हैं। Now when you're happy you find everything around you extremely happy and joyful। तो यहाँ पे same चीज़ poet भी describe कर रहे हैं। The day in general was happy until the poet missed the catch। Let's move forward। My attention the magic of summer had lured from the game, which was wrong। The bee, that inveterate hummer, was droning its favorite song। I was tenderly dreaming of Clara on her not a girlism patch, when horror, there soared through the air a decidedly possibly catch। Now here what is the poet saying? My attention the magic of summer had lured from the game। मतलब वहाँ ये वो कहना चाहते हैं कि जो मेरा गेम पे अटेंशन होना चाहिए था, मैं फील्डिंग कर रहा था तो मेरा गेम पे अटेंशन होना चाहिए था कि बॉल कहाँ आ रही है, मुझे कैच करना है या मुझे बॉल को स्टॉप करना है, इधर मेरा अटेंशन होना चाहिए था। बट माई अटेंशन द मैजिक ऑफ समर हैड ल्योर्ड। ल्योर्ड का मतलब क्या होता है? टेम्प्टेड और लेड अवे बाय सम प्लेजर और एडवांटेज। वो जो है उसने टेम्प्ट करते हुए, अपनी तरफ आकर्षित करते हुए वो ले गया। ये जो ब्यूटीफुल मैजिक था समर सीजन का, जहाँ पे ब्रीज चल रही है, खुशबू आ रही है, बहुत प्लेजेंट सा वेदर है, इस समर ने, इस मैजिक ने मेरा ध्यान जो था उसको अपनी तरफ ल्योर कर लिया था, जो गलत था। लेकिन आई एम नॉट रॉन्ग। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? मैजिक ऑफ समर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। The bee that invertebrate hummer। Invertebrate का मतलब क्या होता है? Something that is habitual। तो bee का वो जो habitual hummer था, hummer मतलब हम करना, that music which keeps on coming। जैसे bee कैसी आवाज आती है, करके आवाज आती है। So the bee that invertebrate hummer, hummer means one that hums। तो वो हम कर रही थी ना, उसकी गलती है। Was droning its favorite song, and what was she doing? That bee was droning, it was making a continuous humming sound। और वो क्या कर रही थी? वो अपना favorite song गा रही थी। And I was tenderly dreaming of Clara। और tenderly मतलब एक्चुअली मैं थोड़ा सा जो है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था जिसका नाम है क्लारा। On her not a girl is a patch। और यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से कोई भी लड़की उसकी मैच नहीं है। यहाँ पे पैच का मतलब क्या होता है? मैच। So there is not a single girl who is as beautiful as Clara। So समर, मैजिक ऑफ समर की गलती थी, बी की गलती थी और थोड़ी सी मेरी भी गलती थी। बिकॉज वॉट वॉज आई डूइंग? आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई गर्ल फ्रेंड हुज नेम इज क्लारा। When a horror then soared through the air a decidedly possible catch। और जब मैं इन सारी चीज़ों में, इन सब जो मैजिक ऑफ समर, बी का जो हम करना या अपने थॉट्स में जब मैं खोया हुआ था, तभी हवा में, soared का मतलब होता है fly high। So a high catch was there and it was a decidedly possible catch। decidedly का मतलब होता है definitely possible catch। It was a very easy catch, like high up in the air, you have to just stand, wait for the ball, it will come and you have to catch। So now let's see the explanation of the second stanza। In second stanza the poet says that he was distracted by the magic of the beautiful day and admits that it was wrong of him to be so। So पोएट बोलता है कि उसके साथ जो भी हुआ, इट वॉज बिकॉज ऑफ द मैजिक ऑफ द समर डे, ब्यूटिफुल डे, एंड समवेयर ही एडमिट्स कि उसकी भी गलती थी। द बी दैट hummed its special song distracted him। अब बी ने उसको डिस्ट्रैक्ट किया। ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट हिज गर्लफ्रेंड क्लारा who was more beautiful than any other girl। But then, to his horror, a ball was hit high and was coming towards him। And it was possible for a perfect catch। लेकिन तभी क्या हुआ? एक बॉल को उसने हिट किया बैट्समैन ने और it went high up in the air। It was an easy catch, it was a possible catch which was coming towards him। I heard in a stupor bowler emit a self-satisfied ah
The small boys who sat on the roller set up an expectant hurrah. The batsman, with grief from the wicket, himself had begun to detach, and I uttered a groan and turned sick. It was over. I buttered the catch. Now, as soon as the catch was high up in the air, it was visible कि ये तो बहुत easy catch है, पक्का ये तो out होने वाला है. I heard a stupor bowler. Stupor का मतलब क्या होता है? A state of unconsciousness often caused by shock or stress. So जो bowler था उसके अंदर से जो था स्ट्यूपर बॉलर, जो स्ट्रेस्ड बॉलर था, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो बॉलर था, जो बॉलिंग कर रहा था, वो काफ़ी स्ट्रेस था, उसको बहुत अच्छी बॉलिंग करना था ताकि बैट्समैन आउट हो सके. तो यहाँ पे जो स्ट्रेस बॉलर था उसने एमिट किया, मतलब उसके मुंह से एक सेल्फ सेटिस्फाइड आह निकला, मतलब ओह ये तो आउट हो गया. होता है ना, यस, दैट सॉर्ट ऑफ अ वॉइस. और जितने भी छोटे छोटे बॉयज़ थे वहाँ पे जो कि रोलर पे, मतलब जो वहाँ पे स्टेडियम पे बैठे हुए थे, वो सब ने क्या किया, उनको मालूम था ये तो इजी कैच है, तो सब ने पहले ही चिल्ला दिया हुर्रा. द बैट्समैन विद ग्रीफ फ्रॉम द विकेट हिमसेल्फ हैड बिगन टू डिटैच. बैट्समैन को लगा ये तो यार बहुत ही सिंपल कैच है, तो कैच आउट होता इससे पहले वो निकलना स्टार्ट कर दिया, वो पिच से जाने लग गया. एंड आई अटर्ड अ ग्रोन एंड टर्न सिक. और मेरे अंदर से एक बहुत ही पेनफुल आवाज निकली. एंड आई टर्न सिक मतलब मुझे ऐसा लगा मुझे चक्कर आ रहे हैं. इट वॉज ओवर. आई हैड बटर्ड द कैच. ये सारा एक्साइटमेंट, एवरीथिंग वॉज ओवर. वाई? बिकॉज आई हैड बटर्ड मतलब आई हैड मिस द catch. Now here in the third stanza, the poet was in a shock and he heard the satisfied reaction of the bowler expecting a catch. उसने क्या सुना कि bowler was like yes, कैच हो गया ये तो. इवन जो छोटे बच्चे थे, जो स्मॉल बॉयज थे ऑडियंस में, वो भी चीयर कर रहे थे विद हुर्रा एंड ऑल. एंड ही सॉ कि जो बैट्समैन था, ही वाज ऑल डिसअपॉइंटेड, ऑलरेडी गोइंग फ्रॉम हिज विकेट. बट द पोएट अटर्ड अ शॉक्ड क्राई एज ही हैड मिस्ड द परफेक्ट कैच, क्योंकि उसने परफेक्ट कैच मिस कर दिया था. Oh, never if I live to 1,000,000 shall I feel such a terrible pang. From the seats in the far off pavilion, a loud wail of ecstasy rang. Oh, never if I live to 1,000,000. मतलब अगर मैं मिलियन ईयर्स तक भी जिंदा रहा ना, shall I feel such a terrible pang. मैं इतना जो पेन इस वक्त मैं फील कर रहा हूँ, because I miss the catch. मैं कभी जिंदगी में इतना ज़्यादा पेन कभी फील नहीं कर पाऊंगा. From the seats in the far off pavilion, a loud wail of ecstasy rang. जो ओपोनेंट की जो टीम थी, जो लोग जितने भी ओपोनेंट वाले थे, जो जहाँ बैठे हुए थे, far off pavilion मतलब वो लोग जहाँ बैठे हुए थे, a loud wail of ecstasy rang. यहाँ वेल का मतलब क्या है? कवरिंग. मतलब एक तरीके से अलाउड वेल, मतलब जोर से वहाँ लोगों ने जो था ताली बजाना स्टार्ट कर दिया, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी. वाई वर दे एक्सट्रीमली हैप्पी? बिकॉज द पोएट हैड मिस्ड द कैच. बाय द हैंडफुल माई एयर विच इज ऑबर्न, आई टोर विद अ रेंच फ्रॉम माई थैच. बाय द हैंडफुल माई हेयर, तो मैंने क्या किया, मेरे जो बाल थे जो कि ऑबन का मतलब क्या होता है, जो रेडिश ब्राउन कलर के थे, ये बताना बड़ा जरूरी था. तो बाय द हैंडफुल माई एयर जो कि ऑबन कलर के थे, आई टोर विद द रेंच, मैंने अपने बालों को खींचना चालू कर दिया. आई टोर विद द रेंच, रेंच मतलब टू पुल और ट्विस्ट समथिंग वायलेंटली, मैंने एकदम जोर से रेंच किया. फ्रॉम माई थैच मतलब जो मेरे सर पे बाल थे, जैसे मैं इतना डिसअपॉइंटेड था कि मैंने अपने बालों को रेंच से थैच, मतलब ये जो थैच है उससे रेंच किया. एंड माई हार्ट वॉज सीयर्ड डीप विद अ रॉ बर्न, और जो मेरा जो दिल था, इट वॉज सीयर्ड. सीयर्ड का मतलब क्या है? इंजर्ड. उसमें बहुत गहरा घाव हो गया था, और बिकॉज ऑफ द इंसल्ट दैट आई वॉज गोइंग थ्रू, कि मैंने इतना इसी कैच मिस कर दिया. एट द थॉट दैट आई हैव फूजल्ड दैट कैच, और मेरा जो दिल था वो बैठ गया था उसके अंदर, मतलब वो बहुत ज़्यादा पेन में था कि किस थॉट पे, दैट आई हैड फूजल्ड, आई हैड मिस्ड, आई हैड बंगल्ड द कैच.
एक्सप्लेनेशन क्या है? इन द फोर्थ स्टैंजा द पोएट फील्स दैट इवन इफ ही लिव्ड फॉर अ मिलियन ईयर्स ही विल फील द टेरिबल पेन ही फेल्ट देन. ये पेन कभी कम नहीं होगा. ही हर्ड द एक्सट्रीम हैप्पीनेस शाउट ऑफ हिज ओपोनेंट टीम एंड ही पुल्ड हिज रेडिश ब्राउन कलर हेयर वायलेंटली. उसने ओपोनेंट टीम का जो एक्सटेसी था, जो हैप्पीनेस था, उसको सुना और उसने अपने बालों को नोच लिया. ही फेल्ट अ बर्निंग पेन इन हिज हार्ट. उसके जो सीने में जलन और आंखों में तूफान वाला जो सीन होता है वो हो गया यहाँ पे as he missed the catch. Now moving forward to the stanza stanza. The bowler's low querulous mutter, points loud unforgettable scoff. Oh, give me my driver and putter. Henceforward my game shall be golf. The bowler's low querulous mutter. Querulous मतलब complaining, mutter मतलब जो धीरे धीरे बोलना होता है. Now the bowler was totally disappointed. उसे लगा ये तो perfect catch था, but this person missed the catch. अब वो bowler जो था बहुत complaining तरीके से धीरे धीरे बोल रहा था. Points loud unforgettable scoff. Now scoff मतलब क्या होता है? जितने भी लोग उसके जो ओपोनेंट टीम वाले बड़े खुश थे, बट इनकी टीम वाले सब दे वर लाइक दे हैड अ स्कॉफ, मतलब द फीलिंग ऑफ डिसबिलीफ, द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसलाइक एंड डिसरिस्पेक्ट, लाइक कितना इजी कैच छोड़ दिया. सो दैट वाज देयर. ओह गिव मी माय ड्राइवर एंड पटर. नाउ ड्राइवर एंड पटर आर गोल्फ क्लब्स. जो आपका गोल्फ का किट होता है गोल्फ गेम का, उसमें होता है ड्राइवर और पटर. तो उसने बोला अरे मुझे मेरा ड्राइवर और पटर दो, आज से क्रिकेट बंद और अब से मेरा गेम क्या होगा? गोल्फ. इफ आई एम आस्क्ड टू प्ले क्रिकेट हियर आफ्टर, और अगर आज के बाद किसी ने भी मुझसे कहा कि क्रिकेट खेलो, आई एम होली डिटरमाइंड टू स्क्रैच. मैं पूरा डिटरमाइंड हूँ, मतलब मैंने ये ठान लिया है कि मैं मना कर दूंगा. स्क्रैच का मतलब यहाँ पे क्या होता है? डिसाइडेड टू नॉट टेक पार्ट इन. Life is void of all pleasure and laughter. I bungled the easiest catch. Life is void. Void मतलब without. Life without of all the pleasure and laughter. ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी से पूरा pleasure और laughter हट गया है. क्यों? क्योंकि I bungled, I missed the easiest catch. So that was it. इसका भी हम explanation देख लेते हैं. In the fifth stanza, the irritated bowler muttered some complaining comment. At that time, the poet decided to leave playing cricket together and start playing golf. उस वक्त उसने डिसाइड किया कि मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं है, अब मुझे सिर्फ गोल्फ खेलना है. After that, he decided to pull out if he is asked to play cricket. और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि अगर कभी किसी ने कहा ना चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो वो पुल आउट मतलब वो मना कर देगा. He felt that all the laughter and pleasure departed from his life. उसको लग रहा है कि उसकी लाइफ में एक void क्रिएट हो गया है, एक खालीपन क्रिएट हो गया है. उसकी लाइफ से पूरा प्लेजर, उसकी लाइफ से पूरा जो लाफ्टर है, खुशी है, वो सब डिपार्ट हो गई है, चली गई है. क्यों? बिकॉज ही मिस द कैच, द इजीएस्ट कैच. ओके, सो दैट वाज इट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. Did you? Yes or no? Write it in the comment box, because this was easy. Yes, it had a lot of bhari words, which means vocabulary words. We had a lot of good words which you can make a part of your daily conversation. But I hope आपको सारे words समझ में आ गए होंगे. Every word was explained, and now we'll see the summary so that we are clear with it. It was a sunny day. The breeze was filled with the smell of hay. It was a harvest season and the stadium was located near some area of cultivation. तो एक बहुत sunny day था और you know the breeze, it had the smell of hay, और harvest season चल रहा था जिसकी वजह से breeze में जो है मतलब hay की smell आ रही थी. And the stadium was located near some area of cultivation. तो जो आपका जो stadium था वो ऐसे किसी खेत के पास था जिसकी वजह से ये खुशबू आ रही थी. The poet was a cricketer and he wore spotless white flannels. जो हमारे पोएट हैं वो एक क्रिकेटर थे और उन्होंने एकदम वाइट कपड़े पहने हुए थे. ही वॉज क्वाइट हैप्पी एंड बोस्टफुल अबाउट द वेदर. वो बहुत खुश थे एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट द वेदर, हिज मूड एंड दैट पर्टिकुलर मॉर्निंग. बोस्टफुल मतलब वो बातें करते कि कितनी खूबसूरत मॉर्निंग है, मेरा मूड कितना अच्छा है, आई एम सो हैप्पी. ही हैड द लीस्ट ऑफ वरीज अबाउट द मैच बीइंग प्लेड. जो मैच खेला जा रहा था उसके बारे में वो सोच ही नहीं रहे थे, उनका ध्यान था ही नहीं वहाँ पे.
Ladies sat in the gallery watching the match progressing and the dicky bird sang. वो मतलब जो लेडीज थी जो बहुत ड्रेसअप होके आई थी वो उनको देख रहे थे और वो बर्ड्स को सुन रहे थे जो बहुत मेलोडियस गाने गा रही थी. इट वॉज ऑल परफेक्ट एंड इट वॉज द मैजिक ऑफ समर अकॉर्डिंग टू द पोएट. सब कुछ परफेक्ट था और पोएट के हिसाब से क्या था? इट वॉज द मैजिक ऑफ समर. इट वुड हैव बीन अ परफेक्ट डे बट समथिंग वेंट रॉन्ग. एकदम परफेक्ट डे जा रहा था लेकिन अचानक से कुछ गलत हो गया. द प्लेयर पोएट मिस्ड एन ईजी कैच. पोएट ने एक ईजी सा कैच मिस कर दिया. बट हु वॉज टू बी ब्लेम फॉर दिस? वॉज इट द मैजिक ऑफ समर? येस, इट वॉज द मैजिक ऑफ समर दैट डिस्ट्रैक्टेड हिज अटेंशन फॉर द गेम. यस, पोएट की कोई गलती नहीं थी, थोड़ी सी थी, लेकिन सबसे ज्यादा गलती किसकी थी? मैजिक ऑफ समर की, जिसकी वजह से उसको वो डिस्ट्रैक्टेड हो गया था. It was a bees humming and it was the thought of Clara that distracted the player. वो जो बी था ना जो हम कर रहा था और जो क्लेरा का थॉट आया उसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था. The player turned sick as he missed the catch. उसको अचानक से घबराहट होने लग गई जैसे ही उसने कैच मिस कर दिया. His heart seared deep with a raw agonizing burn. उसके जो मतलब हार्ट में एक पेनफुल बर्न था. All the other players in the team scoffed at him. सबने उसको बहुत disrespectfully देखा कि तुमने इतना इजी कैच मिस कर दिया. Pointed at his error. बता देते कि तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती की वजह से ये हुआ है. In the end, he gives up on the game of cricket and believes that the game of golf is a better one. Finally वो decide करते हैं कि ये जो क्रिकेट का गेम है ना ये उनके लिए है ही नहीं. बेटर गेम क्या है? गोल्फ. He bungles a catch and then believes that life is empty of any pleasure and laughter. वो एक कैच मिस करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बस अब लाइफ में कोई प्लेजर नहीं है, कोई लाफ्टर नहीं है, लाइफ में एक वॉइड आ गया है. And that's it. Here we are done with the summary of this chapter, this poem. Did you understand it well? Show me a thumbs up. Yes, this is good. So show me a thumbs up मतलब comment box में. Okay. Now we'll continue with the question answers. ठीक है? So let's begin. Read these lines and answer the questions with reference to the context. Oh, never if I live to 1,000,000 shall I see such a terrible pang. From the seats in the far-off pavilion, a loud wail of ecstasy rang. अब इसमें आपको ये बताना है पहला क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन दीज लाइन्स? कौन है हमारे स्पीकर? द पोएट इज द स्पीकर इन दीज लाइन्स. पोएट खुद बोल रहे हैं ना कि ओ मैंने कैसे मिस कर दिया, मिलियन ईयर्स में भी मैं इस पेन को कभी भूल नहीं पाऊंगा. तो ये लाइन्स कौन बोल रहा है? पोएट बोल रहा है. What incident made the poet feel such a terrible pang? ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ कि पोएट को ऐसा लगा कि इससे बुरा जो पेन है उनको कभी भी लाइफ में नहीं मिल सकता. The poet bungled a catch. The poet bungled an easy catch. आप ऐसे भी लिख सकते हो. This made him feel such a terrible pang. बहुत सिंपल आंसर है. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द रीजन दैट लेड टू द इंसिडेंट? ऐसा कौन सा रीजन था जिसकी वजह से ये सब हुआ? His attention on the magic of summer had lured him and he got distracted from the game. This was the reason. उनका जो पूरा अटेंशन था वो किस पे था? On the magic of summer. और ये जो था मैजिक ऑफ समर जो था ना उसने उनका पूरा अटेंशन ल्योर कर लिया था, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से वो गेम से डिस्ट्रैक्ट हो गए. कैसे लिखेंगे हम इसको? हिज अटेंशन, उनका अटेंशन ऑन द मैजिक ऑफ समर हैड ल्योर्ड हिम. उनका अटेंशन जो कि मैजिक ऑफ समर पे था उसने उनको ल्योर कर लिया था, अपनी तरफ टेम्प्ट कर लिया था. एंड ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गेम. दिस वाज द रीजन. इजी. Next is all was peace. Give 3 reasons why the poet says this. All was peace. पोएट ने फर्स्ट स्टैंजा में कहा था all was peace, मतलब सब बिल्कुल परफेक्ट था. क्या परफेक्ट था? It was a sunny day. So all was peace. The poet says this line because पहला point, it was a sunny day. Second point, ladies were very well dressed and were happy to watch the match in progress. जितनी भी ladies थी, they were very well dressed and they were happy to see how the match was progressing. And the third thing is, birds were sitting on the treetops singing a cheerful song. जो birds थी, वो भी बहुत सारी birds थी वहाँ पे. They were like sitting on the treetops and they were like melodiously singing beautiful songs. तो इसीलिए पोएट ने क्या कहा? दैट इट वॉज ऑल पीस, मतलब बिल्कुल इट वॉज अ परफेक्ट डे. नेक्स्ट है हमारे पास, विच 3 वर्ड्स इन द थर्ड स्टैंजा आइडेंटिफाई द स्पोर्ट बीइंग प्लेड?
अब कैसे पता चलता है थर्ड स्टैंजा में कि कौन सा आप स्पोर्ट खेल रहे हो या कोई स्पोर्ट खेला जा रहा है, ये आपको कैसे पता चलता है? द 3 words in the third stanza which identify the sport, जो ये बताता है कि आप कौन सा गेम खेल रहे हो, वो है बॉलर, विकेट और बैट्समैन। अब ये तीनों तो क्रिकेट में ही होते हैं, सो इन तीनों वर्ड से हमें ये पता चलता है कि कौन सा गेम खेला जा रहा था। ओके, Who was grieved and why? कौन बहुत ज्यादा दुखी था और क्यों दुखी था? You remember the batsman? The batsman was grieved. Why? Because he thought, अरे this is an easy catch. मैं तो आउट हो गया, अब मुझे back to pavilion, मुझे वापस जाना पड़ेगा। The batsman was grieved because he thought that it was a catch. He got ready to leave the pitch. और वो तो रेडी भी हो गया था, वो पिच से जाने भी लग गया था, इसलिए he was grieved. Grieved का मतलब होता है बहुत सैड हो जाना। Next is, what did the poet do when he realized his mistake? पोएट ने क्या किया जब उसको अपनी मिस्टेक उसने रियलाइज करी? When the poet realized his mistake, you remember, yes, he started pulling his hair violently. उसने अपने जो thatch है, मतलब ये जो पार्ट होता है जिसमें हेयर होते हैं, उसने उसको violently wrench करना स्टार्ट कर दिया, खींचना स्टार्ट कर दिया। Next is, which 2 lines in the 4th stanza show the poet's regret? 4th stanza में 2 लाइन्स हैं जो ये बताती हैं कि पोएट कितना ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है कि उसने ये कैच मिस कर दिया। ये कौन सी लाइन्स हैं? ओह नेवर इफ आई लिव टू 1,000,000 शेल आई फील सच अ टेरिबल पैंग, मतलब अगर मैं मिलियन ईयर्स तक भी जिंदा रहा ना, तब भी मैं इस पेन को कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो ये बताता है कि वो रिग्रेट कर रहा था। एंड माई हार्ट वॉज सीयर डीप विद रॉ बर्न एट द थॉट दैट आई हैड फूजल दैट कैच, और मेरा जो हार्ट था उसमें एक मतलब उसमें एक पेन था, और वो इट वॉज लाइक अ रॉ बर्न, वो जल रहा था अंदर, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी ये सोच के कि मैंने वो कैच मिस कर दिया। इन 2 लाइन से ये पता चलता है कि पोएट बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था दैट ही मिस द कैच। नेक्स्ट है डिस्कस एंड राइट। द पोएट इज डिसअपॉइंटेड व्हेन ही मिसेस द कैच। यस राइट। विच गेम डज द पोएट डिसाइड टू प्ले देयर एंड व्हाई? तो फिर जब उसको लगता है यार ये तो हो गया, अब तो क्रिकेट और मैं हम लोग कभी भी साथ में नहीं हो सकते, जिंदगी क्रिकेट के साथ खत्म है। देन ही डिसाइडेड दैट ही विल प्ले अ न्यू गेम। व्हाट वाज द नेम ऑफ द गेम? इट वाज गोल्फ. The poet decided to quit playing cricket altogether and start playing golf as he was not interested in the game of cricket. क्यों? क्योंकि अब उसको गेम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, उसको क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। क्लियर? अब है मैच द एक्सप्रेशंस यूज इन द पोएम विद देयर मीनिंग्स। तो यहाँ पे आपको ये सारे एक्सप्रेशंस दिए हैं। अनक्लाउडेड एंड गे। अनक्लाउडेड मतलब विदाउट एनी वरी, गे मतलब हैप्पी। तो क्या होगा ये? स्टे अवे, नॉट एज गुड, पुल्ड विथ फोर्स, टाइप्स ऑफ गोल्ड क्लब्स, अलर्ट एंड एक्टिव। तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉट अ पैच ऑन, टोर विद अ रेंच। यहाँ पे हमने सारे मीनिंग्स लिखे हैं। अनक्लाउडेड एंड गे का मतलब होता है अलर्ट एंड एक्टिव, हैप्पी। नॉट अ पैच ऑन मतलब कोई मैच ही नहीं था, सो नॉट एज गुड एज क्लारा। रिमेंबर, टोल विद अ रेंच, टोल विद अ रेंच मतलब वायलेंटली पुट करना, पुल्ड विथ फोर्स। डिटरमाइंड टू स्क्रैच मतलब ठान लिया था कि मना कर दोगे, स्टे अवे। ड्राइवर एंड पटर ये क्या है? ये गोल्फ के जो किट में आता है, टाइप्स ऑफ गोल्फ क्लब्स हैं ये, इसीलिए दीज आर योर आंसर्स। क्लियर? And here we are done with the first section of our second unit, class 6 English channel. The poem was missed. Did you miss it? Did you miss anything in this poem? Or we are done? Explanation clear there? I hope it is clear. And this is a wonderful story which is Dinner by Moonlight, and it has been written by Ruskin Bond. Ruskin Bond की सारी stories जो होती है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा interesting होती है, adventurous होती है, जिसमें you feel like knowing more and you feel like you are a part of the adventure. So let's begin this adventure, but first we'll know something about our writer. So, about the author, Ruskin Bond was born on 19th May 1934. He has written over 500 short stories, essays and novels and more than 50 books for children.
मतलब इनकी जो बुक्स हैं, आई स्टिल रीड देम बिकॉज दे आर सो एडवेंचरस। ही रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992। इनको 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014। Now, with such accolades, we can understand that he must be a great writer. That was the person. Okay? That is the person. Now, let's start. But before we start the story, we have something. Have you ever been on an adventure that involves something mysterious? किया है आप लोगों ने कभी आप किसी ऐसे एडवेंचर पे गए हो जहाँ पे कुछ मिस्टीरियस है? Discuss your adventure with a partner. Do you think mountains are mysterious? Why? Now, if I talk about myself, like I'm a trekker and I love going to the mountains. एंड जो मेजेस्टिक माउंटेन्स होते हैं उनकी फील अलग होती है। जब व्हेन यू गो एट द टॉप ऑफ द माउंटेन एंड यू कैन सी एवरीवन अराउंड यू, नीचे देखो तो ऐसा लगता है सब छोटा छोटा सा होता है, वो फीलिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है। द पाथ माइट बी वेरी डिफिकल्ट बट देन द डेस्टिनेशन इज सो अपीलिंग कि आपका मन करता है बस चले ही जाओ वहाँ पे। सो आई लव मिस्टीरियस थिंग्स, आई लव एडवेंचरस थिंग्स। व्हाट अबाउट यू? यू नीड टू टेल मी अबाउट इट। Now that you are writing and you are telling me, let's continue with the chapter. Three friends, Rusty, Pitambar and Popat, are trekking on their way to which mountain? A peak in Kumaon Hills, close to Chakrata. अब यहाँ पे थ्री फ्रेंड्स हैं, रस्टी, पिताम्बर और पोपट, और ये तीनों एक ट्रैक पे गए हुए हैं, माउंटेन ट्रैक पे। कौन से माउंटेन? विच माउंटेन, जो कि एक कुमाऊं हिल्स में एक पीक है, और ये कहाँ पे है? चक्राता में। दे आर स्पेंडिंग द नाइट एट द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बीइंग अटेंडेड बाय द केयर टेकर। वहाँ पे फॉरेस्ट का जो रेस्ट हाउस है वो लोग अपनी नाइट वहाँ स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ का जो केयर टेकर है वो उनको अटेंड कर रहा है। अब ये जो केयर टेकर है, ही इज़ अ वन आइड मैन हु इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज काली टोपी और ब्लैक हैट। तो ये जो वन आइड मैन है, जिसकी एक आंख नहीं है, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे किया कि मेरा नाम काली टोपी है, मतलब ब्लैक हैट। ब्लैक हैट लिट अ वंडरफुल बॉनफायर दैट नाइट। उस रात को जब वो लोग वहाँ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में स्टे कर रहे थे, ब्लैक हैट ने एक बहुत ब्यूटीफुल बॉनफायर को लाइट किया। Fallen oak leaves, pine cones and branches that had fallen during the heavy winter snow all combined to make a crackling fire. अब इस फायर में जितने भी ओक लीव्स थी, बिकॉज इट वॉज विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में पूरी जो लीव्स हैं वो झड़ जाती हैं, तो फॉलन ओक लीव्स, पाइन के जो कोन्स होते हैं और जो ब्रांचेस होती हैं जो नीचे गिर गई थी बिकॉज ऑफ द हेवी विंटर स्नोफॉल, तो उसने वो सब इकट्ठा करके एक बहुत ब्यूटीफुल जो है फायर, एकदम क्रैकलिंग फायर उसने जला दी थी। द फ्लेम्स लेप्ट अप कास्टिंग एन ऑरेंज ग्लो ऑन द फेसेस ऑफ बॉयज। जो आग लगी थी तो उसमें जो फ्लेम्स आ रही थी उसमें से जो ऑरेंज ग्लो आ रहा था वो सब बॉयज जितने भी लड़के थे वहाँ पे तीनों, उनके फेस पे आ रहा था वो ग्लो। ब्लैक हैट्स डेमोनिक कॉन्टिनेंस वॉज गिवन एन एवर मोर डेविलिश थिंग बाय द फ्लिकरिंग फायरलाइट। अब जो ब्लैक हैट है, उसने वो हमेशा एक ब्लैक हैट पहनता था, उसकी एक आंख नहीं थी, तो वो ऑलरेडी जो था वो काफ़ी मिस्टीरियस लग रहा था। तो उसका जो ये डेमोनिक काउंटेनेंस है, डेमोनिक मतलब लाइक अ डीमन, कोई इविल इंसान, और काउंटेनेंस का मतलब होता है फेस और एक्सप्रेशंस, तो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, उसका जो फेस था वो और ज़्यादा डेमोनिक लग रहा था। वॉज गिवन एन एवर मोर डेविलिश टिंज, उसमें और डेविलिश टिंज आ रहा था, मतलब उसमें और डेविलिश मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेविल लग रहा था वो। बाय द फ्लिकरिंग फायर लाइट, फ्लिकरिंग का मतलब क्या होता है? लाइट दैट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम ब्राइट टू डिम और डिम टू ब्राइट, मतलब जो हिलती रहती है ना, वो फ्लिकर करना बोलते हैं उसे। Eager to keep the fire going, he almost set fire to his beard, मतलब वो इतना ज़्यादा वो उसको he was like making sure कि फायर जलती रहे, तो वो चीज़ें ऐड करता जा रहा था, कोन्स ऐड कर रहा था, ब्रांचेस ऐड कर रहा था, एंड एक बार तो वो बस अपनी बियर्ड में जो था आग ही लगाने वाला था। Why don't you remove your hat? asked Rusty. रस्टी ने पूछा कि तुम अपनी कभी हैट क्यों नहीं रिमूव करते? The hat won't like it,
said its wearer. It feels safe upon my head and I feel safe beneath it. Rain or snow, outdoors or in bed, this hat remains upon my head. तो अब उसने क्या कहा ब्लैक हैट ने कि हैट को पसंद नहीं आएगा अगर मैं इसे हटा दूंगा. सेड द वेयरर, सेड इट्स वेयरर मतलब जिसने उसे पहना था. किसने पहना था? काली टोपी ने पहना था. उसने क्या कहा? नहीं, हैट को अच्छा नहीं लगेगा, वो मेरे सर पे सेफ फील करती है और मैं उसके अंडर में सेफ फील करता हूँ. रेन हो मतलब बारिश हो, स्नो हो, बाहर हो, अंदर हो, मैं सो रहा हूँ, आई वुड नेवर रिमूव इट. द बॉयज क्लैप्ड. They had to admire their host's loyalty to Hat, and they had to admit it seemed to suit him, adding distinction to his scar and one eye. अब बॉयज़ ने जैसे ये सुना उन्होंने क्लैप किया, मतलब वो एडमायर कर रहे थे उनका जो होस्ट है, जो केयर टेकर था, वो कितना लॉयल था अपनी हैट से, वो उस चीज़ को एडमायर कर रहे थे. और ये तो मानना पड़ेगा कि वो जो हैट थी वो उसको बहुत सूट कर रही थी, मतलब ब्लैक हैट और वन आई मैन और उसके फेस पे स्कार, तो एकदम ऐसा लग रहा था कोई डेविल सा पर्सन है. टेल अस योर नेम, आस्क्ड पोपट. पोपट ने पूछा अपना नाम बताओ. काली टोपी इज माई नेम, आई नीड नो फर्दर क्लेम टू फेम. मेरा नाम काली टोपी और इसके अलावा मेरे को कुछ बोलने की और किसी भी और तरीके के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. वी विल कॉल यू टोपी फॉर शॉर्ट, said Rusty, but tell us how long you have been wearing it. उसने कहा हम तुम्हें प्यार से, मतलब पेट नेम, छोटे नाम में हम तुम्हें टोपी बुलाएंगे. काली टोपी थोड़ा बड़ा नाम है ना, हम तुम्हें टोपी बुलाएंगे. लेकिन पहले ये बताओ कि तुम कितने सालों से ये टोपी पहने हुए हो. Only 30 years, about half of my life. It has lasted well, observed पीताम्बर. उसने बोला मैं सिर्फ 30 ईयर्स से ये पहना हुआ हूँ. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माई लाइफ, मतलब ये ऑलमोस्ट 50 सम ईयर्स का होगा या 70 सम का होगा, क्योंकि 60 ईयर्स का हाफ होगा 30 ईयर्स. तो ये जो है ही इज़ एन ओल्ड मैन. एंड व्हाट डिड ही से कि मैं पिछले 30 ईयर्स से ये जो हैट है मैंने पहना हुआ है. तो पीताम्बर ने क्या बोला, उस हैट को ऑब्जर्व करते हुए 30 ईयर्स से अच्छी चली है, मतलब इट हैज़ लास्टेड वेल. Made in London, it was worn by an अंग्रेजी magistrate when I was a young forest guard. He was killed by a tiger. The tiger ate him but left the hat. अब उसने क्या कहा, ये लंदन में बनी हुई थी. ये एक अंग्रेजी मैजिस्ट्रेट जो थे, मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जो जज होते हैं ना, जो कोर्ट में, वो. तो ये एक अंग्रेजी जो थे मैजिस्ट्रेट ने पहनी हुई थी. उस वक्त मैं फॉरेस्ट का एक गार्ड हुआ करता था. जब मैं यंग था तो मैं फॉरेस्ट गार्ड हुआ करता था. तो वो जो मेरे साहिब थे, जो मैजिस्ट्रेट थे, उनको एक टाइगर ने मार डाला था और खा लिया था, लेकिन उनकी जो हैट है वो रह गई. Where were you? Were you there when it happened? अब उन लोगों ने पूछा क्या तुम वहाँ पे थे जब तुम्हारे जो साहब थे, जो मैजिस्ट्रेट थे, उसको टाइगर ने खा लिया था. Yes, it happened very quickly. The magistrate, his assistant and 2 forest guards, I was one of them, were on foot on the trail to Hanel when this tiger came out of the bushes very fast, very silent and pounced upon the sahib and carried him off. क्या बोला उसने, हाँ ये बहुत जल्दी हुआ था, मैं था वहाँ पे. जो मैजिस्ट्रेट थे, उनके असिस्टेंट और 2 फॉरेस्ट गार्ड, जिसमें से एक मैं था, हम सब लोग जो थे पैदल पैदल कहाँ जा रहे थे, हैनल की तरफ जा रहे थे. एक ट्रेल था वहाँ, एक रास्ता था, हम हैनल की तरफ जा रहे थे. तभी ये जो टाइगर था, ये जो टाइगर, एंग्री टाइगर, ये बहुत धीरे, बहुत साइलेंटली आया और उसने मैजिस्ट्रेट के ऊपर पाउंस किया. पाउंस मतलब झपट्टा मारा और उसको ड्रैग करके लेके चला गया. एंड व्हाट अबाउट यू, और तुम्हारा क्या हुआ? Oh, I was up a tree in no time, but not before the tiger had clawed out one of my eyes. मतलब मैं तुरंत पेड़ पे चढ़ गया, लेकिन उससे पहले कि मैं पेड़ पे चढ़ता, जो टाइगर जो था उसने मेरी एक आँख को निकाल दिया था. मतलब इट हैड क्लॉड आउट, अपने क्लॉ से उसने मेरी एक आँख को नोच दिया था. दैट वॉज व्हेन आई वाज ट्राइंग टू रेस्क्यू द साहिब. और ये तब हुआ था मेरे साथ जब मैं अपने साहिब को बचाने की कोशिश कर रहा था. नन ऑफ अस हैड गन्स, यू सी. यू डोंट चेज एनी एंग्री टाइगर विद अ वॉकिंग स्टिक. उसने बोला देखो तुम्हें तो लगेगा ही ना, क्योंकि हम में से किसी के पास भी गन्स नहीं थे, और तुम एक भूखे एकदम एंग्री टाइगर को एक वॉकिंग स्टिक से तो चेस करोगे नहीं. सो वी वेटेड अंटिल वी थॉट इट वॉज सेफ एंड देन वी वेंट फॉर हेल्प. तो हम लोग सब लोग जो थे पेड़ पे ही चढ़े हुए थे और हमने वहीं वेट किया अंटिल द टाइगर वॉज गॉन, और हमें लगा कि अब हम नीचे उतर सकते हैं. फिर हम गए मदद मांगने के लिए. फाउंड द मजिस्ट्रेट साहिब नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हमने मजिस्ट्रेट साहिब को मतलब ढूंढा. नॉट मच वॉज लेफ्ट विथ हिम, लेकिन उनका ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, क्योंकि टाइगर ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से खा लिया था.
It was a man-eater, all right, and the first in these parts. And there were cubs, and they too grew up to be man-eaters. ये एक man-eater था, मतलब हर टाइगर man-eater नहीं होता, तो ये जो था ये एक man-eater टाइगर था, और ये पहला था, मतलब इस एरिया में इससे पहले कभी कोई man-eater नहीं था, और उसके बच्चे भी दिए उसने, उसके cubs भी थे, और वो सब भी बड़े होकर man-eater टाइगर्स ही बन गए हैं. And the hat, asked Rusty, was the magistrate still wearing it? भाई जो तुम हैट पहन रहे हो, क्या मैजिस्ट्रेट जब मर गया था तब भी उसने वो हैट पहनी हुई थी? No, it was lying near the bushes where he had been attacked. वो तो ये जो हैट थी ये वहाँ बुशेस के पास में पड़ी थी जहाँ पे टाइगर ने उन पे अटैक किया था, मतलब जब वो गिरे होंगे तब ये हैट गिर गई थी. Look, there is still a big scratch on it, made by one of the tiger's claws. देखो इस हैट पे अभी भी एक बड़ा सा स्क्रैच है जो कि जब टाइगर ने उन पे पाउंस किया था तो उनके क्लॉज से बना था. The boys came closer to look at the hat. Its wearer had no intention of removing it, so they had to stand around him to examine it. तो अब उसने जैसे ही बोला देखो इसमें एक क्लॉ का निशान भी है जो उसने पाउंस करते टाइम बनाया था, तो वो सब आए देखने के लिए कि अरे कहाँ पे है. अब क्या हुआ, केयर टेक, मतलब यूजुअली क्या होता है आप अपनी हैट देते हो कि चेक करो, लेकिन द वेयर उसने बिल्कुल उसको नहीं हटाया, तो ये लोग उसके आसपास खड़े होकर चेक कर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे. देयर वॉज अ बिग डेंट ऑन वन साइड, एक साइड में एक बहुत बड़ा सा डेंट था. डेंट का मतलब क्या होता है, एक मार्क जो बहुत ज़्यादा अगर फोर्सफुली कोई चीज़ आप हिट करो तो उस पर एक मार्क आ जाता है ना, उसे डेंट कहते हैं. इट कुड हैव बीन मेड बाय एनी शार्प ऑब्जेक्ट, वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से बनाया गया था. इट साउंडेड लाइक अ वेरी टॉल स्टोरी, और जो वो ये सब बता रहा था, इट साउंडेड लाइक अ टॉल स्टोरी. टॉल स्टोरी का मतलब होता है कोई भी स्टोरी जिसपे विश्वास करते बन नहीं रहा हो, जिसको लगे कि अरे ऐसा तो नहीं हुआ होगा, मतलब कुछ भी जैसा लगता है ना कोई बतौले मार रहा है, तो वो ऐसा ही था कि यहाँ पे कि इट वॉज अ वेरी टॉल स्टोरी, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये तो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाओगे. बट द बॉयज डिसाइडेड टू बिलीव इट, लेकिन सबने सोचा इसको बिलीव कर लेते हैं. यू कुड बिलीव एनीथिंग अबाउट ब्लैक हैट, वो जो काली टोपी था उसके बारे में आप कुछ भी विश्वास कर लोगे, उसका अपीयरेंस ही ऐसा था. The dinner was a success. अब ये जो डिनर था it was a proper success. While they ate, various hungry animals gathered around them in the dark but kept to the shadows. अब जब वो लोग खा रहे थे तो बहुत सारे जो वायलेंट मतलब जो हंग्री एनिमल्स थे वो उनके आसपास गैदर हो गए थे, लेकिन कोई भी लाइट में नहीं आया, सब शैडो में ही थे, अंधेरे में ही सब छुपे हुए थे. The beasts were afraid of the fire. अब ये जितने भी एनिमल्स थे वो जो बीच में फायर जल रही थी वो उससे डर रहे थे. They were afraid of the humans and afraid of black hat. तो वहाँ जितने humans थे वो उनसे डर रहे थे और black hat से डर रहे थे. Every now and then, black hat would throw a chapati or a bone into the dark. मतलब जैसे वो लोग खा रहे थे तो कभी भी जो ब्लैक हेड क्या करता था, एक रोटी फेंक देता था या एक जो है हड्डी का टुकड़ा फेंक देता था. एंड द डॉग्स वुड फाइट ओवर इट, और जितने भी वहाँ पे डॉग्स थे वो उसके लिए लड़ते थे. द जकाल्स वेटेड देयर टर्न, वहाँ पे जकाल्स भी थे और वो लोग अपने टर्न का वेट कर रहे थे. द हाइना वॉज फेवर्ड विद अ मीटी बोन ऑफ मटन, और हाइना जो था उसके पास क्या आके गिरा, एक मीटी बोन ऑफ मटन. इट अपियर टू हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद ब्लैक हेड, ऐसा लग रहा था हाइना का उस ब्लैक हेड के साथ कोई स्पेशल रिलेशन है. इट वेटेड पेशेंटली, लाफिंग now and then, confident that some tidbit would come its way. वो एकदम चुपचाप पेशेंटली खड़ी थी वहाँ पे जो हाइना थी और नॉर्मल थी, लाफ कर रही थी क्योंकि उसे पता था हर थोड़ी देर में एक आध टिटबिट. टिटबिट का मतलब क्या होता है, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, वो उसकी तरफ आएगा ही. The jackals would come for the leftovers once the feast was over. और जितने भी जकाल्स थे जब पूरी फीस्ट खत्म होगी तो जो भी बचेगा उसके लिए वो वापस आएंगे. If there were any cats around, they stayed out of sight. और अगर आसपास कोई कैट है तो वो सब वहाँ से चली जाएंगी, वरना जकाल्स उनको खा लेंगे. The caretaker kept the boys awake with tales of treasure, witchcraft and strange happenings on Witch Mountain. अब caretaker ने जो boys को रात भर बहुत सारी चीज़ें बताई. उन्होंने बताया treasure के बारे में, witches के बारे में और Witch Mountain में कौन सी अजीब अजीब चीज़ें होती है उसके बारे में. There is a magic stone hidden up there, he said. उसके बाद उसने क्या बताया कि जो
ऊपर विच माउंटेन है उसमें एक मैजिक स्टोन छुपा हुआ है, a rare jade and emerald brought from Tibetan China by an early traveler। वो एक जेड एक एमरल्ड है जो कि एक अर्ली ट्रैवलर, बहुत पहले एक ट्रैवलर था, वो कहाँ से था, तिब्बत से, मतलब टिबेटन चाइना से वो लेके आया था। अगर तुमने उसको ढूंढ लिया, अगर तुमने उस पत्थर को ढूंढ लिया तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। Rusty and his friends had not come on a treasure hunt। वो तो ट्रैक पे आए थे, वो कोई ट्रेजर हंट पे तो आए नहीं थे। बट इफ देयर वॉज ट्रेजर टू बी फाउंड व्हाई नॉट लुक फॉर इट। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर वहाँ वाकई कोई खजाना है, अगर वहाँ वाकई कोई मैजिक स्टोन है, कोई ट्रेजर है, तो देखने में क्या हर्ज है, देख तो सकते ही हैं। नाउ दैट वॉज एन एडिटेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रस्टी एंड द मैजिक माउंटेन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। एंड नाउ इफ यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड ऑन द विच माउंटेन, डिड दे गो देयर, क्या वो लोग वहाँ पे गए, क्या उन्होंने कोई ट्रेजर ढूंढा, या व्हाट वाज देयर नथिंग। जो भी है उसके लिए यू विल हैव टू रीड द बुक Rusty and the Magic Mountain. So if you read the book, do tell me and tell me how it was. Now we will start with the summary of this chapter. इसकी समरी बहुत छोटी सी है, क्यूट सी है। द स्टोरी डिनर बाय मूनलाइट इज एन एडिटेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नॉवल रस्टी एंड द मैजिक माउंटेन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो ये जो स्टोरी है डिनर बाय मूनलाइट, ये एक एडिटेड एक्सट्रैक्ट है जो कि कौन से नॉवल से लिया गया है, रस्टी एंड द विच माउंटेन, जिसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा हुआ है, रस्किन बॉन्ड ने। इन दिस एक्सट्रैक्ट द नरेटर इज ऑन अ ट्रैक अलॉन्ग विद हिज टू फ्रेंड्स टू विच माउंटेन अ पीक इन द कुमाऊं हिल्स। इस एक्सट्रैक्ट में जो नरेटर है वो अपने दो फ्रेंड्स के साथ एक ट्रैक पे गया है, कहाँ पे, कुमाऊं हिल्स में, जो कि चक्राता में है, सॉरी। They spent a night at the forest rest house where they are attended by a caretaker, a one-eyed man whose name is काली टोपी। वो एक रात को फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस में रुकते हैं जहां उनका ख्याल कौन रखता है, वहां का केयरटेकर जिसका नाम क्या है, काली टोपी, who is a one-eyed man। During the dinner, Kali Topi tells them mysterious stories about his hat, about his master who was eaten by a tiger, and about the magic stone hidden up on the witch mountain। तो जो जब खाना वो लोग खा रहे हैं तो जो काली टोपी है वो उनको बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें बताता है, अपने हैट के बारे में बताता है, अपने मास्टर के बारे में बताता है, साहिब के बारे में जिनको शेर ने खा लिया था, टाइगर ने खा लिया था, और वो बताता है कि विच माउंटेन में कितनी सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं, प्लस एक मैजिक स्टोन के बारे में जो कि विच माउंटेन में है। He suggests the three men that if they find the magic stone, they would be made for life। और वो उनको सजेस्ट करता है कि अगर आपने ये स्टोन ढूंढ लिया तो आपको लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए पड़ेगा। That is it, simple and short. That was the summary of the chapter. I hope you liked it, understood it well. Now what we have are question answer. So the first question that we have here is कि आपको एक context दिया हुआ है चैप्टर में से और उस पर based कुछ questions हैं। The boys clapped. They had to admire the host's loyalty to his hat and they had to admit it seemed to suit him, adding distinction to his scar and one eye. तो बॉयज ने क्लैप किया, वो जो होस्ट थी उसकी जो लॉयल्टी थी उसकी हैट से, उसको एडमिट कर रहे थे, उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, उन्हें एडमिट करना था, मतलब वो ये भी मान रहे थे कि ही वॉज लुकिंग गुड इन द हैट। तो अब क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है हु वॉज द बॉयज होस्ट। बॉयज का जो होस्ट था वो था कौन, काली टोपी, द केयर टेकर ऑफ द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। काली टोपी द केयर टेकर ऑफ द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस वॉज द बॉयज होस्ट। सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द बॉयज फील देयर होस्ट वॉज लॉयल टू हिज हैट। लड़कों को क्यों लगा कि जो वो होस्ट है काली टोपी वो अपनी हैट से बहुत ज़्यादा ईमानदार है, बहुत ज़्यादा लॉयल है, ऐसा क्यों लगा उनको। The boys felt that their host was loyal to his hat because he would never take it out। वो उसे कभी नहीं निकालते थे। And he said that it feels safe upon his head। और वो उन्होंने कहा कि जो मेरी हैट है वो मेरे सर के ऊपर बहुत सेफ फील करती है and he feels safe beneath it। और मैं जो हूँ इसके अंडर में, इस हैट के नीचे बहुत ज़्यादा सेफ फील करता हूँ। And that is why उन्होंने क्या बोला कि ये जो है बहुत ज़्यादा लॉयल हैं अपनी हैट के लिए। तो ये हमने एग्जैक्टली चैप्टर में ऑलरेडी रीड किया हुआ था। तो आपको इसमें क्या बताना है, बिकॉज फर्स्ट ही वुड नेवर रिमूव हिज हैट, दूसरा उन्होंने एक लाइन कही थी दैट मेरी जो हैट है इट फील सेफ ऑन माई हेड एंड आई फील सेफ बीनीथ इट। ओके,
नेक्स्ट है हाउ डिड द होस्ट गेट द स्कार, ये जो होस्ट थे उनको वो स्कार कैसे मिला, व्हाट हैपेंड टू हिज आई, तो उनको वो स्कार कैसे आया, उनकी आंख को क्या हुआ था। The host got the scar when the tiger attacked his master and he was trying to rescue him. जो होस्ट को जो स्कार आया था वो कब आया था, जब टाइगर ने उनके मास्टर को, उनके साहिब को अटैक किया था और वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। द टाइगर हैड क्लॉड आउट वन ऑफ हिज आईज, और उनकी आंख को क्या हुआ था, उसको टाइगर ने एक आंख को निकाल दिया था। What did Black Hat do before he became the caretaker of the rest house? रेस्ट हाउस का केयरटेकर बनने से पहले ब्लैक हैट ने क्या किया था, रेस्ट हाउस का केयरटेकर बनने से पहले ब्लैक हैट जो था, काली टोपी जो था, वो एक फॉरेस्ट का गार्ड था। सो ब्लैक हैट वॉज अ फॉरेस्ट गार्ड बिफोर ही बिकेम द केयरटेकर ऑफ द रेस्ट हाउस। नेक्स्ट है व्हाट हैट, हुज हैट वॉज ब्लैक हैट वेयरिंग, ब्लैक हैट ने किसकी टोपी पहनी थी, किसका हैट पहना था, अपने मजिस्ट्रेट का, अपने साहिब का। ब्लैक हैट वॉज वेयरिंग एन अंग्रेजी मजिस्ट्रेट्स हैट हु वॉज ईटन बाय अ टाइगर, ब्लैक हैट ने क्या पहना था, एक अंग्रेजी मजिस्ट्रेट की हैट पहनी थी जिसको एक टाइगर ने खा लिया था। What had happened to the original owner of the hat? ओरिजिनल ओनर के साथ क्या हुआ था, ओरिजिनल ओनर मतलब हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी मजिस्ट्रेट की। So the original owner of the hat was killed by a tiger. What could the forest guards not save? Why could the forest guards not save the sahib? फॉरेस्ट गार्ड्स जो थे वो अपने साहिब को क्यों नहीं बचा पाए, क्योंकि उनमें से किसी के पास कोई गन नहीं थी, कोई टूल नहीं था। द फॉरेस्ट गार्ड्स कुड नॉट सेव देयर साहिब बिकॉज नन ऑफ देम हैड गन्स, किसी के पास भी गन नहीं थी। Which was the most patient of all the animals that had gathered and why? जितने भी animals वहाँ gather हुए थे, there were cats, there were dogs, jackals, hyenas और उसके अलावा dogs and all, तो इसमें से सबसे ज़्यादा patient कौन था? The hyena was the most patient of all the animals that had gathered. hyena जितने भी animals gathered हुए थे उसमें से सबसे ज़्यादा patient hyena थी because it waited patiently, उसने बहुत पेशेंट के साथ वेट किया। लाफिंग नाउ एंड देन, मतलब कभी भी हंसती थी वो। कॉन्फिडेंट एंड सम टिडबिट वुड कम इट्स वे, और वो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि कुछ ना कुछ टिडबिट तो मेरे पास आएगा ही, मतलब कोई तो खाने का टुकड़ा वो मेरी तरफ फेंकेगा ही। इसका मतलब वो बहुत पेशेंटली वेट कर रही थी, इसलिए सबसे ज़्यादा पेशेंट कौन था, हाइना। If the boys were not there for the treasure hunt, what had they come for? अगर जो boys थे वो वहाँ treasure hunt के लिए नहीं आए थे तो वो किस चीज़ के लिए आए थे, वो एक ट्रिक पे आए थे। If the boys were not there for the treasure hunt, they had come for, तो यहाँ पे आप if नहीं लगाओगे, हम if काट देते, हम लिखेंगे The boys were not there for the treasure hunt, they had come for enjoyment and trekking to see the witch mountain. वो जो थे वो अपने enjoyment के लिए आए थे, trekking के लिए आए थे, to see what? To see the witch mountain. Clear? हमारे पास next question क्या है? Discuss and write. In what two had the magistrate and his two forest guards been careless? In what ways? In what two ways? यहाँ पे एक word missing है. In what two ways had the magistrate and his two forest guards been careless? मैजिस्ट्रेट और उसके फॉरेस्ट गार्ड्स एक फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हैं जहाँ जंगली जानवर है। अब वो वहाँ पे सिर्फ एक वॉकिंग स्टिक लेके जाएंगे तो ये तो केयरलेसनेस हुई ना। उनको क्या करना चाहिए था, उनको अपने साथ गन्स रखने चाहिए थे, कुछ टूल्स रखने चाहिए थे सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो द टू वेज इन विच द मैजिस्ट्रेट एंड द फॉरेस्ट गार्ड हैड बीन केयरलेस कौन कौन से हैं? वो पहला, They had to go with guns but none of them had. उन्हें गन्स के साथ जाना चाहिए था, वो फॉरेस्ट गार्ड है, उनके पास गन्स होती हैं, उन्हें गन्स के साथ जाना चाहिए था लेकिन किसी के पास थी नहीं। At least they needed to carry some tools to protect themselves but they did not. At least उनके पास कुछ टूल्स होने चाहिए थे ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, लेकिन उन्होंने अपने साथ कोई टूल्स भी कैरी नहीं किए। ये दो वेज हैं जिससे ये पता चलता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा केयरलेस थे जब वो जा रहे थे। नेक्स्ट है, डू यू बिलीव देयर वॉज अ ट्रेजर हिडन? डिस्कस एंड राइट। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या वाकई वो विच माउंटेन में कोई ट्रेजर होगा? अगर विच माउंटेन में कोई ट्रेजर होता तो अभी तक कितने सारे आर्कियोलॉजिस्ट, कितने सारे साइंटिस्ट, कितने सारे जो थीव्स होते हैं सब ऑलरेडी विच माउंटेन पे होते, लेकिन वहाँ तो कोई था नहीं। इससे क्या पता चलता है कि ऐसा कोई ख़जाना शायद वहाँ नहीं था।
वी डोंट बिलीव दैट ट्रेजर वॉज हिडन देयर, हम बिलीव नहीं करते कि वहाँ पे ट्रेजर था. इफ देयर वॉज अ हिडन ट्रेजर देन पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड ट्राई टू फाइंड इट. अगर वहाँ कोई ट्रेजर होता, कोई मैजिक स्टोन होता, तो वर्ल्ड के सारे पार्ट से लोग आके उसको ढूंढने की कोशिश करते, बट नथिंग हैपेंड लाइक दैट. लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, इसीलिए वी डू नॉट बिलीव कि वहाँ पे कोई भी ट्रेजर था. अब हम आते हैं ग्रामर पार्ट में. पहला है हमारे पास फ्रेजेस. रीड दी सेंटेंसेस. इट वेटेड पेशेंटली लाफिंग नाउ एंड देन. रेन और स्नो, दिस हैट रिमेन्स अपॉन माई हेड. अब हम हमेशा ऐसी बात करते हैं, यू नो, मैंने रात दिन काम किया, इसका मतलब सिर्फ रात में काम किया और दिन में काम किया, सुबह काम नहीं किया. नहीं, ऐसा नहीं होता. रात दिन काम किया, ये एक ऐसा फ्रेज होता है जो हमेशा साथ में यूज किया जाता है. और ये जो फ्रेजेस होते हैं इनका एक प्रॉपर मीनिंग होता है. जैसे कि नाउ एंड देन मतलब कभी इधर, नाउ एंड देन मतलब बीच बीच में, और रेन और स्नो मतलब इन एनी केस. तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये लोग आपस में हमेशा कनेक्टेड होते हैं, और दे आर फ्रेजेस फॉर्म बाय यूजिंग द कंजंक्शन एंड एंड और. तो ये ऐसे फ्रेजेस होते हैं, या तो आप इसमें कौन सा कंजंक्शन यूज करते हो, एंड, या तो आप इसमें यूज करते हो और. तो इनको यूज करके ऐसे फ्रेजेस बनते हैं. अब इसमें अपन को क्या करना है, यहाँ पे हर जगह जो सेंटेंसेस दिए हैं हम इसमें सेम फ्रेजेस फॉर्म कर सकते हैं. तो आपको डायलॉग बॉक्स में दिया हुआ है बहुत सारे वर्ड्स, तो हमको सिर्फ हेल्प बॉक्स की हेल्प से फटाफट काम करना है. ये वाला बहुत ही इजी क्वेश्चन है. दे रीच्ड होम सेफ एंड डाउन, सेफ एंड लेटर, सेफ एंड ऑर्डर, सेफ एंड प्रॉपर, सेफ एंड साउंड. यस, तो फर्स्ट का आंसर क्या है, सेफ एंड साउंड. दे विल रियलाइज देयर मिस्टेक सूनर or later. It is duty of the police to maintain law and order. He is very particular about his shoes. He is prim and dash. Prim and, बताओ क्या होगा इसका, सेफ एंड, सॉरी मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी है, प्रॉपर के ऊपर लिख दिया है मैंने. सेफ एंड साउंड नंबर 1 ये है प्रिम एंड प्रॉपर. ही इज ऑलवेज प्रिम एंड प्रॉपर. अपन हिंदी में बोलते हैं ना, एकदम टिप टॉप रहता है वो हमेशा. तो प्रिम एंड प्रॉपर का मतलब वो हमेशा अप टू डेट रहता है, एकदम बहुत अच्छे से कपड़े पहनता है एंड ऑल. द ट्री एंड द एनिमल्स हैव अ गिव एंड डैश रिलेशनशिप, गिव एंड take relationship. She finally becomes successful despite all the ups and downs. All the ups and downs. ये हो गए आपके सारे आंसर्स. बहुत इजी क्वेश्चन था ये हमने सारे आंसर्स यहाँ पे लिख लिए हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं होमोफोन्स. होमोफोन्स क्या होते हैं, होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड. वो वर्ड्स जो सेम साउंड करते हैं, हो सकता है उनकी स्पेलिंग गलत हो सकता है कि उसका मतलब अलग हो, लेकिन वो साउंड सेम करते हैं. ओके, जैसे स्टोरी, टेल्स, साइट. अब इस स्टोरी का मतलब होता है कहानी, और इस स्टोरी का मतलब होता है मंजिल. मतलब जो आपका होता है ना, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, कितने मंजिल हैं आपकी बिल्डिंग में. तो स्टोरी का मतलब होता है फ्लोर्स. टेल का मतलब क्या होता है, पूंछ, और TALES का मतलब क्या होता है, कहानियां. ओके, अब है साइट का मतलब होता है नज़ारा, और साइट का मतलब होता है कोई जगह जहाँ पे आप किसी काम के लिए गए हो, जैसे मैं साइट पे जा रहा हूँ. तो अब यहाँ पे आपने देखा कि सारे जो ये दोनों वर्ड्स हैं, स्टोरी, टेल, साइट, इनका साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है और मतलब अलग है. तो इन्हें कहते हैं हम होमोफोन्स. These pairs of words sound the same but are spelled differently, और उनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं. इन्हें होमोफोन्स कहा जाता है. अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे हर जगह एक जो आपको एक क्वेश्चन में 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं. तो ये जो वर्ड्स दिए थे अभी अपन को, ये सारे वर्ड्स स्टोरी, टेल, साइट, इनको हमें प्रॉपरली यहाँ पे फिल करना है. द मेल पिकॉक्स हैव ब्यूटिफुल डैश ऑफ फेदर्स. पिकॉक के पास क्या होती है, टेल होती है, टेल ऑफ फेदर्स. ठीक है, ब्यूटीफुल टेल्स ऑफ फेदर्स. आई एंजॉय रीडिंग माई कलेक्शन ऑफ शॉर्ट बेड टाइम में ये टेल्स हैं, और यहाँ आ जाएगा टेल्स, बेड टाइम स्टोरीज वाली टेल्स. दिस इज द डैश फॉर द स्कूल ऑडिटोरियम. दिस इज द डैश फॉर द स्कूल ऑडिटोरियम. इसका मतलब दिस इज द स्कूल. अब यहाँ पे क्या आएगा, स्टोरी या साइट, क्या आएगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे आएगा दिस इज द साइट फॉर अ स्कूल ऑडिटोरियम, द चिल्ड्रन लैप्ड विद जॉय एट द साइट ऑफ द रेनबो। तो ये है हमारी स्कूल ऑडिटोरियम जहाँ बनने वाली है, ये उसकी जगह है और बच्चे जो थे रेनबो का नज़ारा देख के खुश हो गए। वी लिव इन द अपर स्टोरी, स्टोरी का मतलब होता है मंजिल ऑफ द हाउस। द एस्ट्रोनॉट नरेटेड द स्टोरी, अब यहाँ पे उसने कहानी बताई, तो ही नरेटेड द स्टोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड। अंडरस्टूड? ये हैं हमारे आंसर्स। इजी। चलिए अब है से इट राइट। लिसन टू एंड से दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स अलाउड। नोटिस हाउ द साउंड चेंजेस विद अ चेंज इन द वोवेल। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट, 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 कॉलेज, कोलाज, स्पोर्ट, सपोर्ट, एंड, एंड, गोल, गाउल, then, bags, begs, soul, sure, adapt, adopt, better, batter, soccer, saucer, further, further। तो आपने यहाँ पे देखा जब भी कोई वॉवेल चेंज होता है उसका प्रोनाउंसिएशन में कितना चेंज आ जाता है। जैसे कि इसको बहुत सारे लोग इसको बेटर कहते हैं, ये बैटर होता है और ये बेटर होता है। ई का साउंड छोटा होता है, ए का साउंड बड़ा होता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ओके, अब नेक्स्ट है ग्रामर में यूज द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कौन कौन सी होती है 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एक होती है पॉजिटिव, फिर होती है कंपैरेटिव और होती है सुपरलेटिव डिग्री। जब मैंने कहा कि आई एम अ टॉल वुमन, मैंने बोला आई एम अ टॉल वुमन, अभी यहाँ पे क्या मैं अपने आप को किसी से कंपेयर कर रही हूँ? नो, आई एम नॉट। तो मैंने बोला जो फर्स्ट डिग्री है वो है टॉल, मैं एक टॉल वुमन हूँ। अब अगर मैंने कहा आई एम टॉलर देन खुशी, आई एम टॉलर देन खुशी, यहाँ पे क्या मैं खुद को किसी से कंपेयर कर रही हूँ? यस। तो जो सेकेंड डिग्री होती है वो होती है टॉलर। ओके, अब मैंने बोला जितनी भी फीमेल्स हैं यहाँ पे उन सब में मैं सबसे ज्यादा टॉल हूँ। अब मैं यहाँ पे सबसे अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ, तो ये होती है थर्ड डिग्री जिसको आप कहते हो टॉलेस्ट। अब ये जो 3 डिग्रीज होती है इसका नाम होता है, पहली डिग्री का नाम होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी का नाम होता है कंपैरेटिव और लास्ट का होता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिग्रीज होते हैं कंपैरिजन के, इसका प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा जहां पे इट इज़ वेरी वेल लाइक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस थिंग, सो पहले आप उसको समझ लो एंड देन यू कैन कम हियर बैक टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे एक तरीका होता है जिसमें आप ER ऐड करते हो और EST ऐड करते हो, या तो समटाइम्स सिर्फ R ऐड करते हो और ST करते हो, बट देयर आर ऑल्सो टाइम्स जब आप वर्ड को चेंज नहीं करते उसके आगे आप मोर लगा देते हो या मोस्ट लगा देते हो। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, तो मैं ये नहीं बोलूंगी ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट, आई विल से मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल। अब जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, जब भी हम सेकेंड डिग्री यूज करते हैं, जो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, जब हम 2 चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं तो हमें याद रखना है हमारा कीवर्ड जो कि होता है देन। ये होता है हमारा कीवर्ड। कभी भी अगर आपके सेंटेंस में देन आता है, डैश देन और आगे कुछ लिखा हुआ, इसका मतलब आप कंपेयर कर रहे हो, मतलब हमें सेकेंड डिग्री यूज करनी है। और कभी भी अगर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, टॉलेस्ट, बिगेस्ट, स्मार्टेस्ट, उसके पहले आपको लिखना पड़ेगा हमारा कीवर्ड द ओल्डेस्ट, द स्मार्टेस्ट, द ग्रेटेस्ट। इट इज अ मस्ट। अंडरस्टूड? सो मेक श्योर कि आप सेंटेंस को जब रीड कर रहे हो तो आप इन चीजों का ख्याल रख रहे हो। तो अब हम इधर पे आते हैं क्वेश्चंस में। दिस हाउस इज डैश देन द वन आई सॉ येस्टरडे। दिस हाउस इज डैश देन मतलब मैं कंपेयर कर रही हूँ, कंपेयर मतलब कंपेरेटिव डिग्री। गुड का कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाता है? बेटर। दिस हाउस इज बेटर देन द वन आई सॉ येस्टरडे।
द हाउस एट द सेंटर इज डैश बट आई लाइक दिस वन बेटर। जो कॉर्नर में जो हाउस है वो अच्छा है। अब यहाँ पे मुझे तीनों जगह गुड को ही देखना है, तो यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, तो मैं बोलूंगी वो अच्छा है, इट इज गुड, बट आई लाइक दिस वन बेटर। वो जो कोने में घर है वो अच्छा है, लेकिन मुझे ये वाला ज्यादा पसंद है। अब यहाँ दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस हैं जिसे हमने कंजंक्शन बट से ऐड किया है, तो तुम इधर पे बेटर नहीं लिखोगे। नाउ लेट्स सी, दिस इज द डैश हाउस आई हैव एवर सीन सो फार, आई हैव सीन सो फार। अब यहाँ वो क्या बोल रहा है, मैंने अभी तक जितने घर देखे उनमें सबसे अच्छा है। सीन सो फार मतलब अभी तक मैंने जितने भी देखे इसमें सबसे अच्छा है। जब हम सबसे अच्छा की बात करेंगे तो हमको गुड का लगाना पड़ेगा, बेस्ट हो जाएगा थर्ड डिग्री, और क्योंकि हम बेस्ट बोल रहे हैं इसके आगे हमें लगाना पड़ेगा द। दिस इज द बेस्ट हाउस आई हैव सीन सो फार। अंडरस्टूड? तो ये आ गया हमारे पास यहाँ आंसर। नेक्स्ट क्या है, अब आपके पास वर्ड है डेंजरस। That was dash thing he has ever done. He has ever done. आज तक उसने जितने भी काम किए सबसे ज्यादा डेंजरस था, सबसे ज्यादा डेंजरस। डेंजरस और डेंजरस तो होता नहीं है, मोर डेंजरस और मोस्ट डेंजरस होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मोस्ट डेंजरस। लेकिन अगर हम यहाँ पे मोस्ट डेंजरस लिख रहे हैं तो एक वर्ड मिसिंग है यहाँ पे, वो आएगा द। दैट वॉज द मोस्ट डेंजरस थिंग ही हैज एवर डन। नेक्स्ट इज स्विमिंग इन द सी इज डैश देन स्विमिंग इन अ पूल। देन आ रहा है, आप कंपेयर कर रहे हो कि सी में स्विमिंग करना जो है डेंजरस है एज कंपेयर टू स्विमिंग इन पूल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इट इज मोर डेंजरस, मोर डेंजरस। वॉट इज डैश? और अच्छा एक और सेंटेंस हमने छोड़ दिया, शी लुक्ड एट मी एंड सेड दैट्स डैश। उसने मुझे देखा और बोला ओ माई गॉड ये तो डेंजरस है। कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सिंपली आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, डेंजरस। उसके बाद है वॉट इज डैश थिंग यू हैव एवर ईटन। तुमने आज तक जो भी खाया उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या था। अब तुम अगेन क्या बात कर रहे हो, एवर ईटन। एवर का मतलब क्या है, आज तक, मतलब पूरे यूनिवर्स से कंपेयर कर रहे हो भाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। तो यहाँ आ जाएगा द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू हैव एवर ईटन। दैट्स एंड डैश वे टू मेक एन ऑमलेट। ये एक इंटरेस्टिंग तरीका है ऑमलेट बनाने का। नो कंपेरिजन, सिंपली राइट द वर्ड इंटरेस्टिंग। दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू, इंटरेस्टिंग वे टू make an omelette. Don't you think Sanskrit is dash then German? Again then आ गया। then का मतलब क्या है, आप कंपेयर कर रहे हो, is more interesting। अब क्या आ गया, more interesting। Clear? Got it? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहे हमारे आंसर्स। अब है let us check your understanding, write yes or no in the blanks. Okay, we use the est form of an adjective in the superlative degree, yes or no? Yes. We use er form of an adjective in the comparative degree, बिल्कुल सही। We use more or less with longer adjectives to show comparison, बिल्कुल सही। हम most और least use करते हैं longer adjectives in superlative degree, बिल्कुल सही। तो इसमें ये सारे आंसर्स हमारे क्या हैं, yes हैं। ओके, अब है यूजिंग few, a few और the few। अब ये जो होता है ना फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास एक वीडियो है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जिसमें आपको लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, तो यहाँ से ऐसे वाले जितने भी कंपैरिजंस होते हैं, जितने भी आप ऐसे वाले एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स यूज करते हो, उसका आपके पास सारा इंफॉर्मेशन वहाँ पे रहेगा। यू कैन चेक इट आउट। The words few, a few and the few, यहाँ पे ही नहीं है, the है, the few show a quantity not a number. A few books, a few plans। अब आप बताओ यहाँ पे ये क्वांटिटी बता रहे हैं या नंबर बता रहे हैं। yes, ये हमें क्वांटिटी बताते हैं, ये कभी भी हमें एक नंबर नहीं बताते। आई हैव अ फ्यू 10 रुपीज नहीं बोलते हैं हम। फ्यू मतलब क्वांटिटी होता है, नंबर कभी नहीं पता होता। अगर मैंने बोला आई हैव अ फ्यू स्ट्रॉज, तो आपको क्या पता है कि कितने हैं एग्जैक्टली स्ट्रॉज, नहीं पता। तो आपको क्वांटिटी पता है,
नहीं, आपको सॉरी आपको नंबर पता है नहीं, आपको सिर्फ क्या पता है कि कुछ है, क्वांटिटी है, कम है या ज़्यादा है, बस इतना पता है आपको। वी यूज द फ्यू टू मीन ऑल ऑफ समथिंग। अब मैंने बोला आई वॉन्ट द फ्यू एप्पल्स विच आर लेफ्ट, आई वॉन्ट द फ्यू एप्पल्स विच आर लेफ्ट, मतलब एक जो बास्केट है, इस बास्केट में मान लो सिर्फ एक ही एप्पल है, नहीं चलो मान लो 2 एप्पल है, या मान लो 3 एप्पल है। ओके, एप्पल ऐसे नहीं बनता है ना, एप्पल ऐसे बनता है, बट डजेंट मैटर, ठीक है। सो मान लो एक जो बास्केट में 3 एप्पल्स ही बचे, पहले 20 एप्पल्स थे, अब सिर्फ 3 एप्पल्स बचे, और मैंने घर जाके देखा मेरे लिए तो एप्पल्स है ही नहीं, मैंने बोला आई वॉन्ट द फ्यू एप्पल्स विच आर लेफ्ट। मतलब द फ्यू हम तब यूज करते हैं जब जितने बचे हैं वो मुझे पूरे चाहिए, जितने हैं उन पूरों की बात जब अपन कर रहे हैं तब अपन बोलते हैं द फ्यू। अ फ्यू मीन्स वी हैव समथिंग बट नॉट अ लॉट। अ फ्यू मतलब क्या होता है, आई हैव अ फ्यू नैपकिन्स, डू यू वांट देम, मतलब मेरे पास कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, अब यहां पे देख लो, फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी, ये एक नेगेटिव तरीके से, मतलब द फ्यू मतलब फ्यू पीपल केम फॉर द पार्टी, मतलब कुछ हार्डली एनी आए थे, बहुत ही कम लोग आए थे। देयर आर फ्यू ऑरेंजेस टू गिव अवे, मतलब बहुत ही कम ऑरेंजेस हैं देने के लिए। अ फ्यू हम यूज करते हैं जब नंबर कम होता है। देयर आर अ फ्यू ऑरेंजेस टू गिव अवे, मतलब कुछ बहुत कम है लेकिन है देने के लिए। और द फ्यू का मतलब होता है जितने हैं सबके सब। वी गेव अवे द फ्यू ऑरेंजेस दैट वी हैड हियर, दैट वर हियर, तो हमने वो सारे ऑरेंजेस दे दिए जो यहाँ रखे थे। द फ्यू ऑरेंजेस, जो थोड़े ऑरेंज रखे थे वो मैंने सबके सब दे दिए। ओके, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू को यूज करना है। This tailor will take just dash hours to stitch you a suit. ये जो टेलर है ये बहुत कम टाइम लेगा तुम्हारा सूट स्टिच करने के लिए। क्या आएगा यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे a few hours। a few क्यों लिखा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चीज है कि ये बहुत कम टाइम लेगा, तो उसने हमने बोला बहुत कम मतलब a few। You need dash more days to practice to get into form। तुम्हें कुछ दिन और लगेंगे to practice, मतलब तुम बहुत अच्छा कर रहे हो तो तुम्हें तो बस बहुत कुछ ही दिन लगेंगे, मतलब hardly any। hardly any कब यूज होता है, few, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, few more days। नेक्स्ट है dash coins in her purse were not enough to buy shoes। जितने भी coins थे उसके पर्स में वो शूज खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इनफ नहीं थे। तो यहाँ पे हम पूरे कॉइन्स की बात कर रहे हैं, जितने भी कॉइन्स थे, तो द फ्यू कॉइन्स इन हर पर्स आ जाएगा। देयर वर डैश मिनट्स लेफ्ट फॉर आंसरिंग द लास्ट क्वेश्चन। बस कुछ ही मिनट्स बचे थे उस लास्ट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, तो हमने यहाँ लिखा बस कुछ ही, हार्डली एनी मिनट्स बचे थे, तो अब फ्यू आ गया। अब क्या है, द परफॉर्मेंस वॉज कैंसल्ड एज ओनली डैश टिकट्स कुड बी सोल्ड। परफॉर्मेंस जो था वो पूरा कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि हार्डली कुछ जो टिकट्स थी सोल्ड हुई थी, तो एज ओनली फ्यू टिकट्स वर सोल्ड। एंड लास्ट क्या है, देयर आर नॉट मेनी हॉस्टल्स हियर डैश होटल्स डैश होटल्स दैट आर देयर आर ऑफ पुअर क्वांटिटी। और जितने हैं वो सबके सब पुअर क्वालिटी के हैं। द फ्यू होटल्स आ जाएगा यहाँ पे, द फ्यू होटल्स, यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, फ्यू आ जाएगा यहाँ पे। ओके, द फ्यू होटल्स दैट आर हियर वो सब गंदे क्वालिटी के हैं। अब हमारे पास राइटिंग टाइम है जिसमें हमें एक रिपोर्ट लिखनी है। Okay, a report is a descriptive piece of writing giving details of a past event। report मतलब जैसे कोई भी इवेंट हुआ, जैसे कोई ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, या फिर मान लो कि कोई एक एक्टिंग हो रहा था, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आप जैसे न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हो, रिपोर्ट्स पढ़ते हो। जो भी पास्ट इवेंट हो चुका है उसके ऊपर बेस्ड एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट बहुत ही टू द पॉइंट की बात होती है, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उससे क्या असर पड़ा, क्या कोई था विटनेस जिसने कुछ कहा, ये सारी बातें होती हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मेक श्योर कि जो हेडलाइन है वो शॉर्ट होनी चाहिए। हेडलाइन हमेशा होनी चाहिए और वो बहुत कैची होनी चाहिए। पूरा फोकस इवेंट पे होना चाहिए। पैसिव वॉइस में हमें लिखना है और आपका जो बॉडी है वो पूरा 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड होना चाहिए। अब इसमें हम लोग सीधे जाएंगे अपने क्वेश्चन में। इमेजिन दैट You were in the tree and saw the tiger attack the magistrate। मानो कि तुम ही थे जिसपे, मतलब जिसने, जो तुम साथ में गए थे, तुम में भी तुम फॉरेस्ट गार्ड हो,
और मजिस्ट्रेट को तुमने अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है। द लोकल न्यूज वीकली वॉन्ट्स यू टू राइट अ रिपोर्ट अबाउट द इंसिडेंट। अब जो लोकल न्यूज वाले हैं वो चाहते हैं कि तुम एक रिपोर्ट लिखो इस इंसिडेंट के बारे में, और अब आपको 150 वर्ड्स में जितने भी गाइडलाइंस दिए हुए हैं उनको देखते हुए ये रिपोर्ट लिखनी है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं रिपोर्ट देखने के लिए। ओके, अब सबसे पहले हमने कैची सी लाइन दी है, व्हेन ओनली हिज हैट वाज लेफ्ट, जब सिर्फ उसकी टोपी बची। तो अब इसको पढ़ के आप बोलोगे ना ये क्या है, और उसको पढ़ना चाहोगे तो ये बहुत ही कैची हेडलाइन है। इसके बाद आप यहाँ पे बाय लाइन लिखते हो। बाय लाइन का मतलब होता है जिसने भी ये रिपोर्ट लिखी है, उसके बाद आता है डेट और उसके बाद आता है प्लेस। ये लिखने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी रिपोर्ट राइटिंग। A heart-wrenching incident took place on 14 February 2021 when a man-eater tiger came out of the bushes and killed the magistrate. तो एक हार्ट रेंचिंग मतलब दिल दहलाने वाला इंसिडेंट हुआ था 14 फेब को, जब क्या हुआ, एक मैन ईटर टाइगर ने क्या किया, बुशेस से निकल के एक मजिस्ट्रेट को खा लिया। The magistrate, along with his assistant and 2 forest guards, was on foot on a trail down to Hanol, where the tiger came out of the bushes very fast and silently and pounced upon the magistrate and carried him off. So यहाँ पे क्या हुआ कि जो मजिस्ट्रेट थे वो अपने 2 असिस्टेंट और मतलब अपने असिस्टेंट और 2 फॉरेस्ट गार्ड के साथ जो थे पैदल चलते हुए आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे वो, एक ट्रेल, एक रास्ते से जा रहे थे हैनोल की तरफ। जब एक टाइगर जो था वो बुशेस से आया बहुत फास्ट, बहुत साइलेंटली, और मजिस्ट्रेट के ऊपर पाउंस किया और उसको लेके चला गया। The other boys climbed up the tree as none of them had guns or any other tool. बाकी के जितने भी लड़के थे, उनका असिस्टेंट और जो 2 फॉरेस्ट गार्ड थे, वो सब पेड़ पे चढ़ गए क्योंकि किसी के पास ना कोई हथियार था और ना उनके पास गन्स थे। One of the guards lost an eye in an attempt to rescue the man. उनमें से जो एक गार्ड था उसकी एक आंख भी चले गई in order to, मतलब वो जब मजिस्ट्रेट को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा था तब उसकी एक आंख जो थी वो शेर ने निकाल ली। The guard then climbed up a nearby tree to save his life. फिर वो जो गार्ड था वो एक पास के पेड़ पे चढ़ गया अपनी जान बचाने के लिए। The body of the dead man was found the next day in a disturbing condition. जो डेड मैन था, जो मजिस्ट्रेट था, उनकी बॉडी नेक्स्ट डे मिली बहुत ही डिस्टर्बिंग सी कंडीशन में। It had been found that this was the first man-eater tiger spotted in these parts of the forest. ये देखा गया है, ये पता चला है कि ये पहला man-eater tiger था जो इन एरियाज में फॉरेस्ट के पाया गया है। The forest department has requested people to stay cautious around the area and keep necessary protection with them. तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि वो जो है इस एरिया में थोड़े से मतलब अलर्ट रहें, कॉशियस रहें और नेसेसरी प्रोटेक्शन अपने साथ हमेशा रखें। A team has already been set off to catch the tiger. एक जो टीम है वो ऑलरेडी भेज दी गई है इस टाइगर को पकड़ने के लिए। So here what we have seen everything, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद लास्ट में कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या कहा है और टीम को भी भेजा जा चुका है। इस तरीके से आप लिखते हो एक रिपोर्ट। Here we are done with all the questions of this chapter. Start. Aditya was excited about the research he had done for the homework project. There were a lot of interesting pieces of information he had gathered and he wanted to quiz his classmates. आज आदित्य जो था वो बहुत excited था। कभी कभी टीचर्स हमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स देते हैं जो हमारे जैसे जो हमारे हॉबीज से रिलेटेड होते हैं या जो हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं और हमें उन असाइनमेंट्स को करने में बहुत मज़ा आता है। सो यहाँ पे आदित्य ने एक रिसर्च किया था अपने होमवर्क प्रोजेक्ट में जिसमें उसको बहुत नई नई बातें जानने को मिली और बहुत एक्साइटमेंट उसके अंदर था उस इंफॉर्मेशन को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करने में। इनफैक्ट ही वांटेड टू टेक अ क्विज, वो पूछना चाहता था, ये देखना चाहता था कि उसके क्लासमेट्स को कितना पता है। टेल मी Salvan, who was the first man to be photographed on Everest? क्विस्ट आदित्य नेक्स्ट मॉर्निंग जब आदित्य स्कूल गया तो उसने वहाँ पे सेल्विन से पूछा, चलो मुझे ये बताओ कौन था वो पहला आदमी जिसका फोटोग्राफ लिया गया था माउंट एवरेस्ट पे। एडमंड हिलरी ऑफ कोर्स वाज सेल्विन्स क्विक रिस्पॉन्स। उसने बोला सिंपल सा आंसर है एडमंड हिलरी। ओह यू लूज अ पॉइंट देयर, इट वाज तेंजिंग नोर्गे।
Hillary and Norgay were the only two people at the peak, and Tenzing did not know how to use the camera, so Hillary took Norgay's picture. तो उसने क्या बोला, नहीं, इट वॉज नॉट एडमंड हिलरी जिनकी पहली पिक्चर ली गई थी माउंट एवरेस्ट पे, वो थे तेंजिंग नॉर्गे, क्योंकि तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलरी सिर्फ यही दोनों लोग ऊपर पहुंचे थे और तेंजिंग को नहीं आता था कैमरा यूज़ करना, तो जो हिलरी थे उन्होंने तेंजिंग की पिक्चर क्लिक करी थी. ओके. On 29th May 1953 at 11:30 a.m., Tenzing Norgay and Edmund Hillary became the first individuals to reach the summit of the highest mountain on earth, Mount Everest. 29th May 1953 को 11:30 a.m. in the morning, Tenzing Norgay और Edmund Hillary ये वो पहले शख्स बने जिन्होंने सबसे पहले जो समिट पे पहुंचे थे, समिट मतलब पीक या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंट एवरेस्ट, वो पहुंचे थे. एंड माउंट एवरेस्ट हम बात कर रहे हैं पूरे अर्थ पे सबसे हाईएस्ट पीक की. लेट अस रीड मोर अबाउट वन हाफ ऑफ दिस फेमस पेयर, तेंजिंग नॉर्गे. नाउ अब यहाँ पे ये फेमस पेयर है तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलरी. अब हम इस पर्टिकुलर जो हमारा चैप्टर है इसमें हम तेंजिंग नॉर्गे के बारे में पढ़ेंगे. Tenzing Norgay was born in 1914 in Tibet. He later moved to Nepal and lived with the Sherpas. तो तेंजिंग नॉर्गे जो थे वो 1914 में तिब्बत में पैदा हुए थे और लेटर वो नेपाल चले गए वो शेरपास के साथ रहने के लिए. Sherpas who moved from Tibet to Nepal hundreds of years ago have lived in high mountains for many years. अब ये जो शेरपास थे, शेरपास कौन थे? जो तिब्बत से नेपाल शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पे सालों से रह रहे थे, मतलब बहुत सारे सालों से रह रहे थे, तो उनको वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड में रहने की आदत हो गई थी. Not far from Tenzing's adopted village rises the majestic Everest, the highest peak of the Himalayan range of mountains. It lies on the border between Nepal and Tibet. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि तेंजिंग का जो अडॉप्टेड विलेज है, अडॉप्टेड मतलब जिसको उसने अपना विलेज माना, तो तेंजिंग का जो अडॉप्टेड विलेज था उससे बहुत ज़्यादा दूर में, मतलब काफ़ी पास में, इट वॉज नॉट वेरी फार, क्या था? माउंट एवरेस्ट. तो वहाँ पे इट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत. माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है. Mountaineers on climbing expeditions hire the Sherpas to carry supplies and to show them the way up the mountains. जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं जो माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए आते हैं, वो अपनी एक्सपीडिशंस में, मतलब जो अपनी जो जर्नी होती है उसमें शेरपास को अपने साथ ले लेते हैं, क्योंकि शेरपास को हाई ऑल्टीट्यूड में रहना आता है. वो वहाँ पे सालों से रहे हैं, तो उनकी जो बॉडी है उसने वो जितना भी कोल्ड है उसको अडेप्ट कर लिया है. प्लस वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो जितने भी माउंटेनियर्स की सप्लाईज होती है, फूड होता है या फर्स्ट एड होता है, ये सब वो कैरी करते हैं और वो उनको रास्ता भी बताते हैं कि किस तरीके से आपको ऊपर जाना है. Owing to their experience of living in high mountains, the Sherpas have proved to be excellent guides and mountaineers. अब क्योंकि उनको हाई माउंटेन्स में रहने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सेलेंट गाइड साबित होते हैं, एक्सेलेंट माउंटेनियर्स हैं वो लोग. At the age of 18, Tenzing moved to Darjeeling in what is known as West Bengal now. तो जब वो सिर्फ 18 ईयर्स के थे तो वो वहाँ से दार्जिलिंग चले गए, जो आज की डेट में वेस्ट बंगाल का एरिया है. ही होप टू मेक हिज फॉर्च्यून कैरिंग लोड्स ऑफ सप्लाईज फॉर माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस. तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं उनके लिए जो सामान लेके जाने का काम करूंगा, सप्लायर का काम करूंगा, और गुड्स जो है सप्लाईज मतलब लोड्स ऑफ सप्लाईज जो है उसको कैरी करने का काम करूंगा, और एक दिन मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा. 3 years later, he accompanied a survey team on an expedition to Mount Everest as a porter. 3 साल बाद एक सर्वे टीम आई थी जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाना चाह रही थी. उसके लिए उसने पोर्टर का काम किया. पोर्टर का मतलब क्या होता है? सामान लेके जाना, गाइड का काम, उनके साथ पूरे टाइम रहना. In the next few years, Tenzing had taken part in more Everest expeditions than any other climber. और next few years में तेंजिंग ने पूरे जितने भी शेरपास थे वहाँ पे, जितने भी माउंटेन क्लाइंबर्स थे, उन सबसे ज़्यादा बार वो माउंट एवरेस्ट के एक्सपीडिशन पे गया था. Working with so many different people, Tenzing learned to speak 7 languages. अब इतने अलग अलग लोगों से वो मिलता था जो अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से आते थे, तो तेंजिंग बहुत अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोलना सीख गया था.
Later he became a सरदार और an organizer of porters. तो later he became a leader. सरदार मतलब होता है लीडर, तो जितने भी पोर्टर्स थे उनका लीडर बन गया वो. He continued to guide expeditions to Everest and inspired many mountaineers. वो अभी भी expeditions को गाइड करता था और उसने बहुत सारे mountaineers को इंस्पायर भी किया. During their historic climb of Mount Everest in 1953, Edmund Hillary lost his footing and nearly died. तो इनका जो 1953 में जो हिस्टोरिक क्लाइम थी, जहाँ पहली बार कोई माउंटेन एवरेस्ट, ये जो माउंट एवरेस्ट के समिट पे पहुंचा था, पीक पे पहुंचा था, उसमें क्या हुआ, एडमंड हिलरी का पैर फिसल गया. ही लॉस्ट हिज फुटिंग मतलब उनका पैर फिसल गया. एंड ही नियरली डाइड मतलब वो मरते मरते बचे थे. कैसे? तेंजिंग डिड नॉट पैनिक. जैसे ही वो फिसले तो तेंजिंग ने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया. उन्होंने क्या किया? ही हेल्ड द रोप लाइन टाइटली. रोप लाइन जिससे वो लोग उसको चढ़ते हैं, उस रोप लाइन को उन्होंने बहुत टाइटली पकड़ा. एंड प्लांटेड हिज एग्स फर्मली ऑन द आइस. और अपना जो एग्स था उसको आइस पे फर्म कर दिया. इससे क्या हुआ, उनको एक तरीके का सपोर्ट भी मिल गया. एंड ही वॉज इवन एबल टू सपोर्ट हिलरी. लेटर ही सिंपली सेड माउंटेन क्लाइंबर्स ऑलवेज हेल्प वन अनदर. उन्होंने सिंपली क्या कहा, माउंटेन क्लाइंबर्स तो हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं. For his courage and heroism and for being one of the first people to scale Mount Everest, Tenzing was awarded the British George Cross and Star of Nepal. तो उनके करेज के लिए, उनके हीरोइज्म के लिए, और पहला इंसान जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जो गया था, उसके लिए तेंजिंग को ब्रिटिश सरकार ने अवार्ड दिया जिसका नाम था ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस. और इनफैक्ट जो नेपाल में भी उनको स्टार ऑफ नेपाल का अवार्ड मिला था. अब ये इसने किसने बताया? दिस वॉज आदित्याज इंफॉर्मेशन. अब आदित्य ने एक और क्वेश्चन किया है. Here is my next question, said Aditya. Do you know which award has been established in Tenzing Norgay's honor by the government of India? क्या तुम्हें ये पता है कि हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने तेंजिंग नॉर्गे के ऑनर में एक अवार्ड का नाम रखा है? वो कौन सा अवार्ड है? Well, can you tell him the answer? So now, do you know what is the answer? Okay, so we will get to know the answers once we start doing the question answers. Now इसमें we are not giving a summary because ये factual narrative है and there is no summary क्योंकि यहाँ पे मतलब it's not a fantasy novel. ठीक है, so हम directly आते हैं question answers पे. Write the major events of Tenzing's life in the years mentioned below. अब यहाँ पे हमें वैसे तो सिर्फ 2 सालों के बारे में बताया, एक 1953 जिसमें उन्होंने समिट पे गए थे और एक 1914 जब वो पैदा हुए थे. बाकी की इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है गूगल देवता की हेल्प से. So here 1914 was the birth year of Tenzing Norgay. 1970 में एड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे ये लोग वापस मिले थे वेलिंगटन में. ओके 1974 में हिलरी स्पोक अबाउट नॉर्गे इन एन इंटरव्यू. हिलरी ने एक इंटरव्यू में नॉर्गे के बारे में बताया था, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी. और 1953 वाज द हिस्टोरिक क्लाइंब ऑफ माउंट एवरेस्ट व्हेन ही सेव्ड एडमंड हिलरीज लाइफ. जब उन्होंने एडमंड हिलरी की लाइफ भी बचाई थी और जाके समिट पे भी पहुंचे थे वो माउंट एवरेस्ट के. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चंस. एक कॉन्टेक्स्ट दिया है, उस पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं. He hoped to make his fortune carrying loads of supplies for mountaineering expeditions. उसने सोचा था, उसने होप किया था कि वो बहुत सारा पैसे कमाएगा. ठीक है, कैरिंग माउंटेनियर, अब जो है यहाँ कैरिंग लोड्स ऑफ सप्लाईज फॉर माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस. अब यहाँ पे हु इज ही इन दीज लाइन्स? ही कौन है? तेंजिंग नॉर्गे. ही इज तेंजिंग नॉर्गे इन दीज लाइन्स. ही कौन है? ही है तेंजिंग नॉर्गे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. वाई वॉज ही सूटेबल टू कैरी द लोड्स? ये जो तेंजिंग नॉर्गे था ये क्यों सही था लोड्स को ऊपर लेके जाने के लिए? मतलब वाई डिड पीपल प्रेफर हिम? As he lived with the Sherpas, he had skills in mountaineering. क्योंकि वो शेरपास के साथ पहले रहता था तो उसको माउंटेनियरिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता थी. He had all the skills of mountaineering, so he was suitable to carry the loads. तो इसीलिए वो सही इंसान था जिसके साथ आप हेल्प के मतलब जिसकी हेल्प के साथ आप माउंटेनियरिंग कर सकते थे because he had a lot of experience. Next is, did he make a fortune in the end? क्या उसके पास लास्ट में बहुत सारा पैसा आ गया? Yes, he made a fortune in the end, and he also not only fortune but name and fame and everything.
हाउ डू शेरपास हेल्प माउंटेनियर्स? अब ये जो शेरपास थे वो माउंटेनियर्स की हेल्प कैसे करते थे? शेरपास हेल्प माउंटेनियर्स बाय कैरिंग सप्लाईज एंड गाइडिंग देम द वे अप टू द माउंटेन्स। शेरपास कैसे हेल्प करते थे? वो माउंटेनियर्स की कैसे हेल्प करते थे? बाय कैरिंग सप्लाईज, जो भी उनका सप्लाईज होता था, फूड होता था, फर्स्ट एड होता था, उनके बैग्स होते थे, ये उनके लिए कैरी करते थे और उन्हें गाइड करते थे द वे अप द माउंटेन्स, मतलब माउंटेन के ऊपर कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है, कौन सा रास्ता ज़्यादा अच्छा है, कौन सा रास्ते में खतरा ज़्यादा है, वो पूरा बताते हुए उनको लेके जाते थे। इस तरीके से शेरपास जो थे माउंटेनियर्स की हेल्प करते थे। नेक्स्ट इज हाउ डिड तेंजिंग मूव टू दार्जिलिंग बेनिफिट हिम? तेंजिंग ने जो डिसीजन लिया कि मेरे को दार्जिलिंग जाना है, उस मूव ने उनको किस तरीके से बेनिफिट किया? Tenzing's move to Darjeeling benefited him because in Darjeeling there was a larger scope for Tenzing to earn money as a porter and a guide. उसका जो डिसीजन था उसने उसको कैसे बेनिफिट किया? क्योंकि दार्जिलिंग में ज़्यादा स्कोप था, वहाँ ज़्यादा माउंटेनियर्स आते थे, तो एज अ पोर्टर एंड एज अ गाइड वो ज़्यादा पैसे कमा सकता था। Tenzing's move to Darjeeling benefited him because in Darjeeling there was a larger scope for Tenzing to earn money. ज़्यादा स्कोप था Tenzing के लिए to earn money as a porter and guide. As what? As a porter and guide. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाउ डिड तेंजिंग गेट टू लर्न सो मेनी लैंग्वेजेस? क्योंकि वो बहुत अलग अलग लोगों से मिलता था जो अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट से आते थे, सो ही लर्न अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। वर्किंग विथ सो मेनी डिफरेंट पीपल तेंजिंग गॉट टू लर्न वेरिड लैंग्वेजेस। इतने अलग अलग लोगों से के साथ काम करके तेंजिंग जो है उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखने को मिली। नेक्स्ट है हाउ हैव तेंजिंग्स करेज एंड हीरोइज्म बीन ऑनर्ड? तेंजिंग का जो करेज है और जो उसका हीरोइज्म है इसको कैसे ऑनर किया गया था? फॉर हिज करेज एंड हीरोइज्म तेंजिंग वॉज अवॉर्डेड विद द ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस एंड स्टार ऑफ नेपाल अवार्ड। इनको दो अवार्ड्स मिले थे, एक था तेंजिंग वॉज अवॉर्डेड विद ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस और उसके अलावा स्टार ऑफ नेपाल भी कहा गया इनको। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास वाई वॉज हिलरी फॉर्चुनेट टू हैव द काम तेंजिंग बाय हिज साइड वाइल क्लाइंबिंग एवरेस्ट? जो एडमंड हिलरी थे वो क्यों फॉर्चुनेट थे, वो लकी थे कि उनके साथ तेंजिंग थे? क्यों, क्या हुआ था ऐसा? हिलरी वॉज फाउंड फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट मतलब लकी थे, टू हैव द काम तेंजिंग बाय हिज साइड, जो पेशेंट तेंजिंग थे मतलब रिलैक्स तेंजिंग थे वो उनके साथ थे, वाइल क्लाइंबिंग द एवरेस्ट। वाई? बिकॉज ड्यूरिंग द मैजेस्टिक जर्नी, ये जो उनकी बहुत ऐतिहासिक जर्नी जो थी, वंस हिलरी लॉस्ट हिज फुटिंग, एक बार हिलरी का पैर फिसल गया एंड ही नियरली डाइड, और वो ऑलमोस्ट जो थे वो मौत के मुंह से बच के वापस आए। तेंजिंग हेल्ड द रोप लाइन टाइटली, तेंजिंग ने जो रोप था उसको बहुत टाइटली पकड़ लिया एंड प्लांटेड हिज एक्स फर्मली इन द आइस एंड हेल्प्ड हिलरी। उन्होंने क्या किया, अपना जो एक्स था उसको फर्मली आइस में डाल दिया और उन्होंने हिलरी को हेल्प किया एंड ही वॉज बैक अप, अदरवाइज ही वुड हैव बीन डेड। What is the answer to the question asked by Aditya towards the end of the passage? Now I told you कि जो उसने लास्ट में क्वेश्चन किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो तेंजिंग नोर्गे के नाम पे एक अवार्ड रखा है, वो अवार्ड कौन सा है? The Tenzing Norgay National Adventure Award has been established in Tenzing Norgay's honor by the Government of India. So please understand the name, the Tenzing Norgay National Adventure Award, ये नाम है। Clear? Next है, what do you think are the challenges faced by mountaineers? What skills and qualities should a good mountaineer have to face these challenges? You may search on the internet to find out. Basically जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं, आपको माउंटेन चढ़ना है, इसका मतलब फिजिकली आप बहुत ज़्यादा फिट होने चाहिए, मेंटली आप बहुत ज़्यादा फिट होने चाहिए, इनफैक्ट आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा फिट होने चाहिए। मतलब आपके अंदर इट्स नॉट ओनली कि आपकी जो बॉडी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो सोल है, आपका जो इंटरनल हमारा जो पावर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप में पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 कदम चले, अरे यार माउंटेन तो ऊपर आ ही नहीं रहा है, पीक तो आ ही नहीं रहा है, मेरे को तो नहीं करना, मुझे तो वापस जाना है। तो क्या हुआ, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर काम होना चाहिए, प्लस आपके अंदर फोकस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे वहाँ तक जाना है। और इसके अलावा चैलेंजेस क्या होते हैं?
जब आप माउंटेन में जा रहे हो, हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हो, तो एयर लाइट होने लग जाती है और ऊपर जो है ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। और वहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है तो वहाँ पे आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, माउंटेन पे कभी भी कोई भी, अगर आप जैसे ग्लेशियर्स पे हो तो ग्लेशियर्स कहीं पे भी ब्रेक हो सकता है, जिसको आप बोलते हो क्रेवैसे। क्रेवैसेस मतलब क्या होते हैं, वो दरारें होती हैं जो ग्लेशियर्स में होती हैं, रॉक्स में होती हैं, जो कभी भी टूट सकती हैं। और उसके अलावा कभी कोई लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, कभी आइस आपके ऊपर गिर सकती है, कभी आपके पास रॉक्स गिर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस होते हैं जो माउंटेनियर्स को फेस करने पड़ते हैं। सो द चैलेंजेस फेस बाय द माउंटेनियर्स आर ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ऑल्टीट्यूड सिकनेस एज आई टोल्ड यू, जैसे आप हाई जाते हो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आप गिडी फील करने लग जाते हो। फॉलिंग आइस एंड फॉलिंग रॉक्स मतलब कभी भी कुछ भी गिर सकता है आपके ऊपर। एंड क्रेवैसे मतलब क्या होता है, अ डीप ओपन क्रैक स्पेशली वन इन अ ग्लेशियर। ये डीप ओपन क्रैक्स होते हैं जहाँ पे कभी भी जो जमीन है वो धंस सकती है या वो आपस में सेपरेट हो सकती है, एंड यू कैन गो स्ट्रेट इनसाइड द अर्थ। बीइंग अ गुड माउंटेनियर टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब अगर आपको एक अच्छा माउंटेनियर बनना है तो पहली चीज आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए बहुत ज्यादा। नॉलेज ऑफ टेरेन्स कि किस तरीके की जगह आ सकती है, और जहाँ पे भी आप माउंटेनियरिंग करने जा रहे हो उस जगह के बारे में आपको अच्छा खासा स्टडी करके रखना पड़ता है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर, और आपको वेदर के बारे में भी पता होना चाहिए। सच स्किल्स एंड क्वालिटीज आर अ मस्ट फॉर वन हु हैज़ टू फेस द चैलेंजेस। ये सारे स्किल्स, ये सारी क्वालिटीज बहुत ज़रूरी हैं अगर आप माउंटेनियरिंग करना चाहते हो। क्लियर? You read how Tenzing was honored for his achievements. Why is it important to honor a good performer? How does your school award good performers? तो आपने देखा किस तरीके से तेंजिंग को उसके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए ऑनर किया गया, उसको रिस्पेक्ट मिला, उसको रिकॉग्निशन मिला। ये क्यों ज़रूरी होता है? ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हम मोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो हम कुछ अचीव करेंगे और हमें नाम मिलेगा, हमें शोहरत मिलेगी, हमें रिकॉग्निशन मिलेगा, और उसके लिए हम ये जो सारी जो चीज़ें ये हमें मोटिवेट करती हैं कि हम अपना फोकस जो है अपने गोल पे रखें। अब जैसे आपके स्कूल में आपको ट्रॉफीज़ मिलती हैं, मेडल्स मिलते हैं, आपको कैश प्राइजेस मिलते हैं, इसके अलावा असेंबली में आपका नाम अनाउंस होता है। वी नेवर वांट टू मिस द डे जब हमारा नाम अनाउंस होने वाला है। टीचर्स हमें अप्रिशिएट करती हैं, हमें रिकॉग्निशन मिलता है। इस तरीके से हमारे जो स्कूल वाले हैं वो हमको ऑनर देते हैं, राइट? So yes, our school rewards good performers with regular appreciation, medals, trophies and recognition. It is important to honor a good performer because rewarding performers achievements, आप जब उसके achievement को reward करते हो किसी भी तरीके से, उससे क्या होता है, ऑफन इंक्रीज परफॉर्मेंस मोटिवेशन एंड जील। उससे उसकी मोटिवेशन बढ़ जाता है, उसकी जो जील होती है, उसको कुछ कर दिखाने का जो मन करता है वो और ज़्यादा मतलब फोकस्ड हो जाता है। क्लियर? अब है टाइम टू रेफर। हियर आर सम एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड रेफर टू द डिक्शनरी और सर्च ऑन द इंटरनेट एंड राइट डेफिनेशन। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे जो हैं अलग अलग तरीके के एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं। जैसे दिया है एब्सेलिंग, दिया है बेस जंपिंग, विंड सर्फिंग, और उसके अलावा बंजी जंपिंग, पार्कोर एंड स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग आपको पता होगा, बंजी जंपिंग भी पता होगा, इसके अलावा में भी विंड सर्फिंग पता होगा। सो बाकी हम देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहला होता है एब्सेलिंग, the practice of descending a steep slope by a rope secured from above and coiled around one's body। तो आपने देखा होगा एक जैसे बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है, जैसे मान लो ये बहुत बड़ा पहाड़ है, तो यहाँ पे रोप बंधी होती है एंड आप डिसेंड करते हो, मतलब आपसे पूरी रोप बंधी हुई है और आपको दौड़ते हुए नीचे आना है, तो उसको बोलते हैं एब्सेलिंग। दूसरा होता है बेस जंपिंग, पैराशूटिंग और विंग सूट फ्लाइंग फ्रॉम अ फिक्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लिफ। तो यहाँ पे क्या होता है, बेस जंपिंग मतलब आप कोई क्लिफ से, कोई बहुत बड़ी जो खाई है जैसे यहाँ पे है, तो आपने पैराशूट पहन के या तो विंग सूट पहन के, जिसमें ना आप एक सूट पहनते हो और उससे आप बस जंप कर जाते हो, उसको बोलते हैं क्लिफ जंपिंग या विंग सूट, जो इसमें विंग सूट पहनते हैं। नेक्स्ट होता है विंड सर्फिंग, द स्पोर्ट ऑफ राइडिंग ऑन वाटर ऑन अ सेल बोट। ये तो आपने देखा होगा, तो जो वाटर होता है उसमें सिर्फ एक ऐसी
जैसे स्केट होते हैं ना हमारे, वैसे ही स्केट बोर्ड की तरह एक सेल बोर्ड होता है, उस पे जो है आप खड़े रह के अपने जो हैंड्स को ऐसे फ्लैट स्ट्रेच करके आप राइड करते हो, उसको बोलते हैं विंड सर्फिंग। नेक्स्ट होता है हमारे पास बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग क्या होता है? जंपिंग फ्रॉम अ टॉल स्ट्रक्चर वाइल कनेक्टेड टू अ लार्ज लॉन्ग इलास्टिक रोप। तो आप बस जैसे अगेन इधर से आप जो है जंप करते हो, आपके पास एक इलास्टिक रोप आती है, आप नीचे आते हो फिर ऊपर जाते हो, फिर नीचे आते हो फिर ऊपर जाते हो। नेक्स्ट इज पार्कर। पार्कर क्या होता है? द स्पोर्ट ऑफ मूविंग रैपिडली थ्रू एन एरिया टिपिकली इन एन अर्बन एनवायरमेंट। तो एक अर्बन एनवायरनमेंट में बहुत फास्ट चलने को जो है पार्कर कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है रैपिडली थ्रू मतलब बहुत फास्ट गाड़ी चला रहे हो आप, समथिंग लाइक दैट। देन इट्स स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग इज वेरी इजी। आप जो हो द स्पोर्ट ऑफ स्विमिंग अंडर वाटर यूजिंग अ स्कूबा, जब पूरा जो एक स्कूबा का सेट पहन के जब आप अंदर जाते हो, डीप सी में जाते हो, उसको स्कूबा डाइविंग कहते हैं। नेक्स्ट है नाउ डिवाइड देम इनटू लैंड वाटर एयर स्पोर्ट्स। ये बहुत इजी है। एब्सेलिंग और पार्कर लैंड स्पोर्ट्स हैं। वाटर स्पोर्ट्स में आ जाता है विंड सर्फिंग और स्कूबा डाइविंग, और एयर स्पोर्ट्स में आ जाता है बेस जंपिंग और बंजी जंपिंग। ओके, अब आते हैं हम ग्रामर में। ग्रामर में इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या आते हैं? वो वर्ड्स जो नाउन्स को रिप्लेस कर देते हैं। बहुत सिंपल है, हम हमेशा से पढ़ते हुए स्वाति इज अ टीचर की जगह हम बोल सकते हैं शी इज अ टीचर। यहाँ हमने स्वाति को रिप्लेस कर दिया शी से। तो यहाँ पे हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोनाउंस ऑलरेडी समझ चुके हैं ग्रामर वाली क्लास में। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रामर में प्रोनाउंस से रिलेटेड कितने क्या प्रोनाउंस होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसकी एक्सरसाइजेस, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो मेक श्योर दैट इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस यू go and look at that. Okay, now underline the pronouns in this paragraph. We sat around the fire. So we is a pronoun. Okay, the three of us talking about him. Okay, अब यहाँ पे है the three of us. The three of us, यहाँ पे the three of जो तीन लोग थे उसमें उसकी जगह उसने यूज किया है us. टॉकिंग अबाउट हिम, टॉकिंग अबाउट काली टोपी। सो काली टोपी को हमने रिप्लेस कर दिया हिम से। एंड द करेज ही शोड, करेज ही शोड। तो अपन यहाँ पे वापस नहीं बोलेंगे द करेज काली टोपी शोड, तो ये ही हो गया। दिस वॉज द बेस्ट टीम, उनकी टीम सबसे अच्छी थी। शी सेड, अगेन ये एक प्रोनाउन है। बट आई डिसअग्रीड, बट स्वाति डिसअग्रीड मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, आई डिसअग्रीड। You have to agree, तो यहाँ पे you हो गया आपका प्रोनाउन। With me, ours was the best. You have to agree with me कि हमारी टीम सबसे अच्छी थी। So this is how you have already underlined the pronouns. अब हम देखते हैं possessive pronouns क्या होते हैं और possessive adjectives क्या होते हैं। Possessive pronouns वो pronouns होते हैं जो जैसे कि मैंने बोला ये मेरा है, this is mine, ये तुम्हारा है, दिस इज योर्स। जहाँ पे आप बताते हो कोई चीज़ किसी से बिलोंग करती है, उसकी पोजीशन में है, उसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो यहाँ पे आपको नाउन के बारे में बताते हैं। जैसे कि बैग है, माई बैग इज ब्यूटिफुल। बैग एक नाउन है और मैं बैग के बारे में बता रही हूँ कि मेरा बैग बहुत अच्छा है, माई बैग इज ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे माई जो है ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये सिर्फ मॉडिफाई करते हैं नाउन को, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। माइन, योर्स, हर्स, हिज, आर्स, देयर्स, ये सब पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं। माई, योर, हर, हिज, आर, इट्स और देयर, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। क्लियर? अब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है। अगर मैं आपके पास एक रूम में खड़ी हुई हूँ जहाँ पे उस रूम में कोई नहीं है, ठीक है, चलो मान लो एक रूम में खड़ी हूँ, उस रूम में कोई नहीं है और वहाँ पे बस एक मिरर है, उस मिरर में अगर मैं देखूंगी तो मुझे क्या दिखेगा? आई विल लुक एट माई सेल्फ, मैं खुद को देखूंगी, मैं सब्जेक्ट हूँ और ऑब्जेक्ट भी मैं ही रहूंगी। आई एट द लंच माई सेल्फ, दे वेंट देयर देमसेल्व्स, वी लव्ड ourselves। तो यहाँ पे ये सारे जो वर्ड्स होते हैं हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। Tenzing taught himself taught himself many languages. Tenzing and Norgay prepared themselves to reach the summit. तो ये होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्लियर? अब हमें यहाँ पे करना क्या है? मैच द कॉलम टू मेक सेंटेंस। जैसे यहाँ पे क्या है?
I gave myself a book as a present. अब इस तरीके से हमको मैच करके सेंटेंसेस बनाने. दिस इज वेरी फन, लाइक अ लॉट ऑफ फन. ये रहे हमारे आंसर्स. I gave myself a book as a present. You prepared yourself for the test. He prepared himself for the test. She wrote herself a letter for her birthday. We washed ourselves and got ready. They organized themselves a trip to the mountains. It licked itself clean. Now it हमने यूज किया है cat के लिए. अगर ये आपकी pet cat होती तो हम यहाँ पे she भी बोल सकते थे या he भी बोल सकते थे on the basis of the gender. Okay? नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो दो चीज़ों को रिलेट करते हैं. लाइक द शेरपास who had moved from Tibet to Nepal hundreds of years ago live in the mountains. तो यहाँ पे हमें शेरपास के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है. वो लोग जो hundreds of years से तिब्बत से नेपाल पे शिफ्ट हो गए थे, they live in the high mountains. The Everest, which is the highest peak of the Himalayan range, lies on the border between Nepal and Tibet. Everest जो कि highest peak है हिमालयन रेंज का, वो कहाँ पे लाई करता है? बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो वर्ड है who और ये जो वर्ड है which, ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. Now in the above sentences, who and which, you know, पॉइंट टू द नाउन्स. मतलब किन नाउन्स के बारे में बता रहे हैं? एवरेस्ट के और शेरपास के बारे में. इन्हें हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस. जो बाकी के रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं whom, what, that, whose, etc. इसके अलावा वी यूज who, whom and whose. ये हम people के लिए यूज करते हैं. which हम animals और things के लिए यूज करते हैं. whose और that जो है हम people के लिए यूज करते हैं. what हम चीजों के लिए यूज करते हैं. क्लियर? Use the correct relative pronouns to fill in the blanks. अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है. She got a cold drink for Arjun. Dash drank it happily. वो अर्जुन के लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आया था जिसने उसे बहुत खुश होकर पी लिया. अब हम अर्जुन की बात करें जो कि एक इंसान है, उसके लिए हम who यूज करेंगे, which यूज नहीं करेंगे. The woman dash is standing at the door is selling biscuits. अब यहाँ पे वुमेन में हम ए कर देते हैं बिकॉज सिंगल वुमन है. ओके, जो औरत बाहर जो है खड़े होके, मतलब द वुमन डैश स्टैंडिंग एट द डोर, जो दरवाजे पे खड़ी हुई है वो बिस्किट्स बेच रही है. अगेन हम एक औरत के बारे में बात कर रहे हैं, एक ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम हु बोलेंगे, विच नहीं बोलेंगे. ओके, द पीपल डैश हैड कम टू द विलेज वर फ्रॉम चाइना. द पीपल, जो लोग, जो मतलब जो कि विलेज से आए थे वो चाइना से थे, जो विलेज में आए थे वो चाइना से थे. अगेन पीपल के लिए हम हु ही यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि हम लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए हु यूज करते हैं. द वॉच डैश उत्सव हैड गिफ्टेड हिज सिस्टर हैड स्टॉप वर्किंग. वो वॉच जो उत्सव ने अपनी बहन को गिफ्ट दी थी वो चलना बंद हो गई है. तो यहाँ पे हु नहीं आएगा क्योंकि वॉच एक नॉन लिविंग थिंग है, हम यूज करेंगे दैट. The woodcutter dash axe had fallen into the river was crying. वो woodcutter, वो लकड़हारा जिसका axe जो था पानी में गिर गया था, वो रो रहा था. तो अपन क्या बोलेंगे? जिसका axe. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोजीशन की, तो यहाँ आएगा whose axe had fallen into the river. The coat dash was a gift from Anusha's father has been lost. The coat, वो कोट जो कि एक गिफ्ट था अनुषा के फादर्स की तरफ से, वो घूम गया है. तो अब यहाँ पे बोलेंगे whose was नहीं आएगा, which was आएगा, जो कि एक गिफ्ट था अनुषा के फादर की तरफ से. ये रहे हमारे सारे आंसर्स. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आता है टाइम टू राइट इनफॉर्मल लेटर. Informal letters are usually written to family and friends. We know this. इसमें क्या है? आपको एक लेटर लिखना है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, जिनको आपको उसमें उन्हें थैंक यू बोलना है. क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको या तो ट्रैकिंग के लिए या स्विमिंग क्लब में या कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए आपको बेसिकली एनरोल किया है और आप बहुत ज़्यादा खुश हो. आपको उन्हें बताना है कि आप वहाँ पे कब जाते हो, किसके साथ जाते हो, आपको कितना मज़ा आता है, ये सब बताते हुए उन्हें एक लेटर लिखना है. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द लेटर. सबसे पहले हम सेंडर
सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, ये आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया, A74 इंडस अपार्टमेंट, कार्टर रोड, बांद्रा। फिर यू विल लीव अ लाइन एंड यू विल राइट द डेट 20/09/2020। इसमें से हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, आप ये डेट हटा दोगे, यू कैन जस्ट राइट 20th September 2020। नाउ रिमेंबर ये बेटर फॉर्मेट है, ओके। फिर यू विल लीव अ लाइन एंड यू विल राइट डियर ग्रैंड पेरेंट्स। नाउ hope you're hale and hearty. I'm doing great. That is your introduction. I want to thank you for all the arrangements that you have done for me to join me the swimming club. अब यहाँ पे क्या बोला है, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर ऑल द अरेंजमेंट्स दैट यू हैव डन फॉर मी टू ज्वाइन द स्विमिंग क्लब। मतलब मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जितने भी आपने मेरे लिए अरेंजमेंट्स किए ताकि मैं स्विमिंग क्लब को ज्वाइन कर सकूँ। आई एन्जॉय दिस स्पोर्ट अ लॉट। मैं स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। आई यूजुअली गो विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज स्टेइंग नेक्स्ट टू माई रूम। मैं यूजुअली अपने उस फ्रेंड के साथ जाता हूँ जो कि बस मेरे रूम के बाजू में रहता है। He is my senior and a good swimmer. वो मेरा सीनियर हैं और वो बहुत अच्छे स्विमर हैं। He also told me all the benefits of swimming and some good moves. उन्होंने मुझे स्विमिंग के बेनिफिट्स बताए और कुछ राइट डाइव्स और कुछ सही मूव्स भी बताए। स्विमिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आई फील हेल्दियर एंड लाइटर, मतलब मैं बहुत हेल्दी फील करता हूँ पहले से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा लाइट फील करता हूँ। आई गो फॉर स्विमिंग फ्रॉम 5 o'clock to 6 o'clock इन द इवनिंग। मैं कब जाता हूँ? शाम को 5 से 6 बजे। नाउ आई हैव मेड माई न्यू फ्रेंड्स हियर। यहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं। आई रियली इंजॉय इट एंड थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू सच अ ग्रेट स्पोर्ट। मैं यहाँ बहुत इंजॉय करता हूँ और मैं आपको अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतने अच्छे स्पोर्ट से इंट्रोड्यूस कराया। आई विल शेयर मोर एक्सपीरियंसेस सून। मैं बहुत जल्दी अपने और एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा। होप यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आई विल विजिट यू सून। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। योर्स लविंगली, आपका प्यारा, एंड यू कैन राइट योर नेम। दैट इज इट. It's a very simple letter. Thank you so much. And here on this note, we are done with the chapter. Thank you so much everyone for being with me. I hope you understood the explanation well. Grammar के कोई भी टॉपिक जिसमें आपको डाउट होगा उसकी जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है, चाहे वो प्रोनाउंस हो या एडजेक्टिव्स हो और या लेटर राइटिंग हो जिसमें आपको फॉर्मेट में इश्यू है या आपको कैसे लिखते हैं वो समझना है, everything is there in the description box. Do check it out. Thank you so much once again. Do not forget to visit the website magnetbrains.com because इसमें भी अगर आप जाओगे, suppose you want to find these grammar topics, all you have to do, आप कोर्सेस में जाओ, क्लास 4 से लेकर क्लास 8 के किसी भी आप टॉपिक में जाओगे, लेट्स से क्लास 7 के आप जाते हो या क्लास 6 में आप जाते हो, वहाँ पे ग्रामर आ जाएगा, इंग्लिश ग्रामर। सो वंस यू क्लिक ऑन इंग्लिश ग्रामर, जैसे सब्जेक्ट में आपने जाके क्लिक किया, आपके पास सारे ग्रामर के टॉपिक्स आ जाएंगे विच इज़ लाइक ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। तो आप बस वहाँ पे जाओ, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक हियर इफ़ यू कैन सी सेंटेंस के एक्सरसाइजेस हैं। सो सिमिलरली आपको सारे जो हैं ग्रामर के टॉपिक्स अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस क्लास वाइज वो आपको मिल जाएंगी। So that is it. If you found it great, do not forget to like, share and subscribe. I'll see you very soon in our next video where we'll start with the 3rd unit of care. Bye bye.